मैं बोला कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँगा, इतने बड़े के साथ बैठ रहा हूँ, मेरे को भी पता नहीं चलता, पहले किसी के साथ कर लेता तो समझ में। सो अनल कोटक को मैं भाकरी के साथ मैगी पसंद है। फॉर मी कुकिंग इज लाइक इमोशंस, ठीक है। एक आर्टिस्ट का इमोशन हमेशा उसके पेंटिंग में दिखता है। बचपन में कभी भी मैंने और कोई खिलौनों से खेला ही नहीं। इट वॉज ऑल दैट छोटे छोटे वेसल्स या मम्मी के साथ किचन में। भारत में इनिशियल 12 महीनों में सिर्फ 10% ही रेस्टोरेंट सर्वाइव कर पाते हैं। 18 मंथ्स में 95% 96% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रोज़ की 100 रेस्टोरेंट चालू होती है, नई खुलती है, और उसके सामने रोज़ की 200 रेस्टोरेंट बंद होती है। हमारे पापा के जो एथिक्स थे ना, जो एज ओल्ड एथिक्स जो हम आज बात करते हैं कि जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं, honestly that is not a generation gap, but that is the biggest learning which we as a Gen Z entrepreneurs should learn and should adapt. I did a lot of research of royal families के, मतलब जैसे उन लोग के टाइम पे जब खाना बनते थे, जो क्वींस होती थी ना, वो रूम में जाती थी उनकी दासियों को लेके, और वो सीक्रेटली वो मसाले निकालती थी, मसाले बनाती थी, और फिर वो मसाले वो देते थे उनके कुक्स को, और फिर उसमें से वो लोग उनके हिसाब से खाना बनाते थे। इतने सालों की जर्नी में, इतने सारे एम्प्लॉयज़ कंपनी में रखने के बाद, आई हैव केम अक्रॉस सो मैनी इंसिडेंट्स कि जहाँ पे फीमेल्स अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्ट्रगल कर रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है। ऐसा भी देखा है कि जो फीमेल को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, पर उसकी घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है बिकॉज शी इज़ अ हाउस वाइफ, तो भी वो इंटरनली इमोशनली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रोज़ ठेस पहुंचा रही है, और वो किसी से बात नहीं कर पा रही है। अभी एक जो फ्यूजन फूड का जो क्रेजीनेस चल रहा है ना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, फैंटा में मैगी बना रहे हैं, यस, अहमदाबाद में कहीं पे ओरियो के पकौड़े तल रहे हैं। आई हैव डन 15 पॉडकास्ट टिल डेट, दिस इज द एग्जैक्ट सेम सेंटेंस एवरीवन हैज सेड। बट यहाँ पे बरकत है ना, तो कभी भी डिश फेल नहीं होगी। सो ऑल ऑफ दिस comes from this property only. Yes, so everything started from this place, and that is the reason I always say that this is my temple. हेलो एंड वेलकम बैक टू भारतीय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो काफ़ी यंग एंड टैलेंटेड है और उन्हें यंगेस्ट शेफ़ ऑफ गुजरात का टाइटल मिला हुआ है। उनका नाम अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो एक सेलिब्रिटी शेफ़ है और आज मैं बहुत ऑनर कर रहा हूँ उनके साथ बैठकर। सो हेलो मैम। हेलो। तो अनिल जी, सबसे पहले मैं तो बेसिकली बहुत कुछ जानता हूँ आपके बारे में, लेकिन जो लोग शायद जिन्होंने आपको नहीं देखा है तो उनके लिए एक थोड़ा सा आपका ब्रीफ बताइए कि क्या क्या चीज़ें आपने की है, कहाँ से स्टार्ट किया है। अगर मैं बात करूँ मेरी जर्नी की, मेरी कुकिंग की जर्नी की अगर बात करूँ, तो आई एम अ वेरी मच पैशनेट पर्सन, और मुझे बचपन से कुकिंग का बहुत क्रेज़ था। और जब मैं केजी में थी, लाइक किंडरगार्टन में थी, तब से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरी किचन की जर्नी शुरू हुई। बिकॉज बचपन में कभी भी मैंने और कोई खिलौनों से खेला ही नहीं। इट वाज ऑल दैट छोटे छोटे वेसल्स, या मम्मी के साथ किचन में बैठ के मम्मी मुझे छोटे छोटे वेसल्स देती थी, और व्हेन माय मॉम यूज्ड टू कुक, तो उसके साथ बैठ के मैं कुक करती थी। सो दैट इज़ हाउ माय किचन जर्नी स्टार्टेड। बट पहले से ही बचपन से एक सपना था कि मुझे फूड इंडस्ट्री में कुछ करना है। मैं एक शो बहुत फॉलो करती थी, और मेरे घर पे बचपन से वो शो सब लोग देखते थे, रसोई शो। तो एक सपना था कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है और मेरे नाम से ऐसा कुछ करना है कि मेरे नाम से मेरा फैमिली जाना जाए। तो बस वही सपना लेके एक छोटी आनल ने किचन में रोज़ कुछ मम्मी के साथ नया बनाती थी, और रोज़ वो एक नए नए इवैल्यूएशंस और नई नई चीज़ें मैं किचन में सीखती थी, और मेरा बचपन ऐसे ही निकला है। एंड देन माई जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज जस्ट 19, और मैंने पहली बार ऑडिशन दिया था रसोई शो के एक कुकिंग कंपटीशन के लिए। और जर्नी धीरे धीरे थोड़े बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए। उसके बाद इन 20 लाइक व्हेन आई वाज जस्ट 20,
मैं वो मतलब एक बार रिजेक्शन आया, फिर वापस मैं वो शो में सिलेक्ट हुई, और सिंस दैट आई वोन दैट शो एंड आई गॉट अ टैग ऑफ यंगेस्ट शेफ ऑफ गुजरात। और तब मैं सिर्फ 20 साल की थी। इनफैक्ट आप जब 19 के थे तब आप रिजेक्ट नहीं हुए थे, आपको वापस भेज दिया था। एक्चुअली येस, यू आर वेरी ट्रू, मुझे रिजेक्ट नहीं हुई थी ऑनेस्टली, बट मेरे लिए कहीं ना कहीं वो एक रिजेक्शन था। आइडियली तो मुझे वापस भेज दिया गया था। मैंने ऑडिशंस भी क्लियर कर दिए थे और मैं क्वेश्चन आंसर राउंड में पहुंच गई थी, फाइनल 30 में पहुंच गई थी, और उसमें भी मैं फाइनल 12 में आ सकती थी। बट देन मेरे सामने जितने भी जजेस के पैनल बैठे थे, और आज जो मेरे मेंटर है culinary मॉम जिसको मैं बोलती हूँ, मिसेस हीना गौतम, शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी आस्क्ड मी कि અમે તને કેમ સિલેક્ટ કરીએ, બિકોઝ તારી પાસે એટલું એક્સપિરિયન્સ નથી અને તું જે લોકો સાથે કમ્પીટ કરવાની છે એ લોકો બધા અબવ 35 40 45 લાઈક આંટીની એજના યા તારી મોમની એજના કન્ટેસ્ટન્ટ્સ છે, તો ઓબ્વિયસલી એ લોકોનું એક્સપિરિયન્સ વધારે છે, તો તું નહીં ટકી શકે. बट आई वॉज लाइक कि ना, मैंने तो करवू है, बट स्टिल उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था उस वक्त कि हमको लगता है कि आप नहीं compete कर पाओगे. तो और उन्होंने मुझे एंकरिंग के लिए, होस्टिंग के लिए, वही शो को होस्टिंग के लिए उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था. बट आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे होस्टिंग नहीं करना है, मुझे तो ये शो में ही आना है एज ए कंटेस्टेंट. आई वॉन्ट टू विन एंड आई वॉन्ट टू कम एज ए culinary एक्सपर्ट. और फिर उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, बट फिर समाओ उस वक्त आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड. बट फिर नेक्स्ट ईयर मैंने वापस ऑडिशंस आए, वापस क्लियर किया, एंड दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. सो आपको जो ये कुकिंग का एक आपको पैशन था, शौक तो नहीं कह सकते, शौक ऐसा नहीं होता, इसे पैशन ही कह सकते हैं, तो ये कहाँ से आया, इसका जो रूट है वो क्या है? सो मैंने बचपन से, आई डोंट नो, आई फील कि वो एक इनबिल्ट, हर एक में एक इनबिल्ट टैलेंट होता है. ऑनेस्टली हर कोई बंदा एक खुद का एक टैलेंट लेके आता है, बट वो टैलेंट को समझना या वो टैलेंट को जानना है समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं. और मेरे में वो जो टैलेंट था, वो टैलेंट को मेरे पेरेंट्स ने और स्पेशली मेरी मासी ने उसको पहचाना, बिकॉज बचपन से माई दादी, माई नानी, माई मॉम, वो लोग इतना अच्छा खाना बनाते हैं. और आज की डेट में भी मेरे फैमिली में देखने जाओ तो मेरी यंगेस्ट कज़िन है जो 10 साल की है, बट वो आज हर एक चीज़ बना सकती है. मतलब उसको किचन में आप भेज दो तो आराम से 8 से 10 जन का खाना बना सकती है. तो मैं उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये वापस वही छोटी आनल है जो 10 साल में मैंने भी ऐसी सब चीज़ें की थी. बट वो टाइम अलग था कि उस वक्त ऐसा था कि लड़कियों को खाना बनाना सीखना ही पड़े, दैट वाज द जनरेशन. और वो थॉट प्रोसेस भी था, और उसके लिए हमारी नानी, दादी, इवन मॉम भी पढ़ाई के साथ ये सब चीज़ें, मतलब ये सब चीज़ों का इम्पोर्टेंस क्या है वो समझाती थी, और किचन में हेल्प करने के लिए बुलाते थे. आजकल देखने जाओ तो मतलब कुक का एक ट्रेंड हो गया है, और ये जनरेशन को ऐसा है कि नहीं, किचन में तो इट इज़ वेरी ओवररेटेड. मतलब यू नो, ये वो देसी वाला कल्चर है कि लड़कियों को किचन में जाके कुक करना. बट फिर भी आई फील कि वो आज मेरी वो 10 साल की कज़न भी, मेरी छोटी सिस्टर भी आज किचन में जाके कुक करती है, और बहुत शौक से कुक करती है. उसको मासी बोलते नहीं है, बट वो खुद जाके कुक करती है. तो वो मेरे घर में कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना कि सबको वारसा में मिला है कुकिंग एज अ टैलेंट, और कहीं ना कहीं वो मेरे पेरेंट्स ने या मेरी मासी ने, उन लोग ने हमारे अंदर जो ये टैलेंट है उसको पहचाना है, और हम लोग को बढ़ावा भी दिया कि यस, आप इसमें आगे जा सकते हो. जिस पॉइंट पे आपने स्टार्ट किया था, लाइक जब आप प्रोफेशनली इसे करने का सोच रहे थे, 18-19 के आसपास का जो एज था, उस टाइम पे इस चीज़ को करने का जो रीज़न था, वो क्रिएटिव फ्रीडम उससे हासिल करना था या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम उससे हासिल करना था? उस टाइम पे क्या गोल्स थे? सो ऑनेस्टली फाइनेंशियल फ्रीडम वाज नेवर माय गोल, बिकॉज जो अपब्रिंगिंग मेरा हुआ है उसमें फाइनेंशियली मतलब वो थॉट प्रोसेस ही नहीं था कि फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए, बिकॉज लाइक वो कहते हैं ना कि डायमंड स्पून के साथ आई हैव बॉर्न एंड ब्रॉट अप. बट हाँ, मुझे क्रिएटिव फ्रीडम ज़रूर चाहिए था,
और ऑनेस्टली उसके ऊपर भी मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे लाइफ में ऐसा कुछ करना है, बिकॉज मेरा जो अपब्रिंगिंग हुआ है और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ ना, तो उसमें हमेशा बहुत एक जब आपके पापा का सोसाइटी में आपके कम्युनिटी में एक दर्जा होता है, तो उनके बच्चों पे भी उतना ही प्रेशर होता है कि आप कहीं पे भी कुछ भी 1% भी एक स्टेप भी गलत कर दिया, या आपने कुछ गलत तरह के कपड़े पहन लिए, या कुछ गलत तरह से किसी के सामने कुछ बोल दिया, तो इमीडिएट लेवल पे कोई बोलेंगे कि हाँ देखो ये दिनेश भाई की बेटी है, कैसे बात कर रही है, मतलब उसके पापा ये लेवल पे है, एंड सो एक સમાજ के तौर पे देखने जाए તો એક આપણા ગુજરાતીઓમાં કહેવાય ને કે સમાજનું પહેલાં વિચારવાનું એમ, અને જ્યારે તમારા પેરેન્ટ્સ સમાજના કરતા હરતા હોય કે એક લેવલ પર બેઠા હોય ક્રેડિટ લઈને, તો એ પ્રેશર હંમેશા કહેવાય ને કે છોકરાઓ ઉપર હોય ને, પ્રેશર બહુ વધારે પડતું પ્રેશર હોય. बिकॉज मुझे याद है कि मैं और मेरा भाई स्कूल में जाते थे और स्कूल में फिर कॉलेज में आए, तो कॉलेज में आने के बाद ऐसा था कि बहुत सारे फ्रेंड्स ऑफ़र देते थे कि चलो यार आज क्लास बंक कर दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज मूवी देखने चले जाते हैं मम्मी पापा से झूठ बोल के एंड ऑल. बट हम लोग को हमेशा वो सब चीज़ें करने में डर लगती थी कि अगर मैं मम्मी पापा से झूठ बोल के गई या मैंने बंक किया और 1% भी मुझे किसी ने देख लिया, क्योंकि पापा को तो सब जानते थे, तो हाँ मतलब तो किसी ने देख लिया और पापा को बोल दिया तो पापा की नाक कट जाएगी, या पापा कैसा सोचेंगे कि मतलब मेरी बेटी ने मुझे उसकी वजह से नीचा देखना पड़ा. तो एक प्रेशर हमेशा होता था. तो बस उसकी वजह से मुझे बचपन से ऐसा था कि अभी तक ऐसा है कि आई वॉज बीन नोन बाय देयर नेम कि हाँ ये दिनेश भाई की बेटी है, चंद्रिका बहन की बेटी है. बट मुझे ऐसा था कि नहीं, मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स जाने जाए तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर रिलीज़ भी हो जाएगा, एंड आई वुड गेट माई फ्रीडम ऑफ पुटिंग अप माई थाट्स एंड माई वे ऑफ थिंकिंग बेसिकली. तो बस वो एक दिमाग में था कि ऐसा कुछ करना है, कि मतलब ऐसा उस लेवल तक खुद को लेके जाना है कि ऐसा सक्सेस पाना है, चाहे वो करियर के तौर पे. बिकॉज उस वक्त इतना कुछ मैच्योरिटी नहीं थी कि करियर भी किसको बोलते हैं. बट तब फिर मैं जब रसोई शो देखती थी तो ऐसा था कि हाँ, क्योंकि हर रोज़ ऐसा होता था कि मेरे घर पे मेरी दादी बात कर रही है, कि नानी बात कर रही है, मासी बात कर रही है, हम लोग कहीं पे भी फंक्शन में जाते थे तो सब लोग वो रसोई शो के बारे में बात करते थे, बिकॉज दैट वाज द प्राइम टाइम शो. और आज की डेट में भी देखने जाओ तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 16 years. And consistently that show is run, मतलब it is the longest running cookery show. आज तक ऐसा कोई भी शो ना हिंदी चैनल पे है, ना कहीं पे भी है, कि जो इतनी कंट्रीज़ में ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है. अभी वो OTT में भी आ गया, एंड स्टिल कंसिस्टेंटली इट इज़ गोइंग ऑन. पहले आधे घंटे के लिए आता था, अभी 1 घंटे के लिए आता है. अच्छा. तो भी व्यूअर्स को ऐसा होता है ये मतलब 1 घंटे में ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, मतलब इट इज़ दैट फेमस शो. तो ऐसा था कि हाँ यहाँ पे शायद आऊँगी ना तो लोग मुझे पहचानेंगे और मेरे नाम से मेरे मम्मी पापा को जानेंगे. तो फिर वो एक दिमाग में सेट कर लिया था कि बस आई गेस कि टीवी पे आने से मेरा वो सॉल्यूशन नहीं सही है उस उम्र में. हाँ मतलब वही एक थिंकिंग का एक क्राइटेरिया ही होता है कि इसी के अंदर ही बिकॉज मेरे आसपास हर कोई इसी के बारे में बात करता था. राइट. तो और मैंने देखा था कि जब दूसरे culinary एक्सपर्ट्स आते थे, कि जैसे मैंने हीना आंटी की बात की, मिसेस हीना गौतम की, तो कहीं पे भी कोई भी एक छोटी सी इवेंट होती थी तो माई मासी यूज्ड टू टेल के चलना हम लोग वो इवेंट में जाते हैं ना. आई हैड सीन दैट दे वर सो क्यूरियस मीटिंग हर, उनके साथ बात करने. उस वक्त तो कुछ सेल्फी या इतना कुछ वो नहीं था कि मोबाइल में स्टेटस अपडेट किया. देयर वाज नो इंस्टाग्राम का ज़माना था. हाँ, ऑटोग्राफ का ज़माना था ऑनेस्टली, बिकॉज ये सब तो अभी का देखने का होता है. 7-8 years से दिस हैज़ इवॉल्व्ड. तो ऑर्कुट का ज़माना था आइडियली. ऑर्कुट. यस. तो बस मतलब वो चीज़ देख के मुझे ऐसा होता था कि हाँ यही रास्ता है कि मैं यहाँ जाऊँगी. तो यूजुअली क्या होता है ना कि जिनके पेरेंट्स अगर थोड़े रिच है
एक वो सोसाइटी में वैसा रहता है कि इसको अच्छा है, इसका तो सेट है, लेकिन बच्चों पे एक जो प्रेशर होता है ना कि अभी या तो इसे मेंटेन करना है या तो इसके ऊपर जाना है। एग्जैक्टली मतलब आप ऑनेस्टली ऐसा होता है कि दूर से सबको दिखता है कि हाँ इसकी लाइफस्टाइल देखो कि भाई मतलब इतने अच्छे घर में रहते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गाड़ी घोड़े सब है देखने जाओ तो, पर मतलब लाइफ इज सीम टू बी वेरी इजी फ्रॉम अदर्स प्रोस्पेक्ट, बट देखने जाओ तो प्रेशर भी इतना ही होता है Definitely. बिकॉज आपको लेवल, पापा का जो लेवल होता है, जो फैमिली का लेवल होता है, वो लेवल को मेंटेन करना ना, दैट इज द बिगेस्ट प्रेशर। डेफिनेटली। तो और वो हमेशा डिसिप्लिन में रहने का, आप कहीं पे भी मतलब कोई भी फंक्शन में मम्मी पापा के साथ जा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं कि आप कहीं पे भी मिसबिहेव करो या आपका बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, आपका ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं, यू हैव टू थिंक 5 to 10 टाइम्स बिफोर यू ड्रेस, बिफोर यू स्टेप आउट। मतलब बाकी सब बच्चों के जैसे कि हाँ मम्मी पापा के सामने ज़िद कर ली, ये कर लिया। मुझे याद है कि मतलब मम्मी या पापा हम लोग को जब भी बाहर लेके जाते थे तो हमको 10 इंस्ट्रक्शन मिलती थी, मतलब आप इतेज बिहेव करवानू, आउच करवानू, तेज करवानू। तो वो जो प्रेशर होता था ना, और मम्मी की या पापा की एक आँख के इशारे से हम लोग हाँ, अलर्ट हो जाते थे या स्टॉप हो जाते थे कि हाँ मतलब वी आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, वी नीड टू स्टॉप हियर। तो राइट। वो एक प्रेशर, मतलब हमेशा मम्मी पापा के साथ आई कांटेक्ट रखना पड़ता था, सो दैट वाज अ बिग प्रेशर। सो culinary आर्ट जो है, आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, राइट? culinary it's culinary art। सो culinary आर्ट इज, आप उस चीज़ से जब आप कुछ प्रिपेयर करते हो तो एक आर्टिस्ट होता है ना जो हमेशा कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है उसके वर्क के थ्रू, उसके क्रिएशन के Yes, थ्रू। yes. तो व्हाट इज़ इट जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो? See, for me cooking is like emotions, ठीक है। एक आर्टिस्ट का इमोशन हमेशा उसके पेंटिंग में दिखता है कि when some artist is very happy, so you will be able to see that happiness in his abstract drawing or you know his portrait pic. So I feel that being a chef या being a culinary artist, मैं कभी भी कोई शेफ को शेफ के तौर पे नहीं देखती हूँ। आई ऑलवेज सी देम कि मतलब आइदर दे आर आर्टिस्ट और उनका जो पूरा टैलेंट है ना वो ये 10 उंगलियों में है। इफ़ यूर दिस, मतलब यहाँ पे बरकत है ना आपके, तो यू कैन यू नो कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे बरकत नहीं है ना, अगर आप सिर्फ खाना बनाने के लिए खाना बना रहे हो तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं आपकी वो डिश फेल होगी, बट यहाँ पे बरकत है ना तो कभी भी डिश फेल नहीं होगी। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूँ कि जैसे बड़ौदा का बहुत ही फेमस है लीलो चेवड़ो, राइट? तो लीलो चेवड़ो देखने जाओ तो इट इज़ अ डिश इन्वेंटेड फ्रॉम अ मिस्टेक। ओके। कि बड़ौदा का एक बहुत नोन फैमिली है कि जिन्होंने लीलो चेवड़ो को यू नो मतलब उनके दादी ने ये डिश को इन्वेंट किया था। तो गलती से वो पटैटो का चेवड़ा जो है तो मतलब उसके फ्लेक्स जो है उसको फ्राई करके साइड में रखा और गलती से उसमें पानी गिर गया, अच्छा। तो पूरा सॉगी हो गया। सो देन शी थॉट ऑफ कि इतना सारा तो मैं वेस्ट नहीं जाने दे सकती, तो उसके अंदर सब मसाले किए, सब प्रोसेस किया एंड शी गिव इट अ ट्राई कि आप अभी इसको सबको खिलाओ। उनके हस्बैंड मतलब वो सब चीज़ें घर पे बनाती थी और उनके हस्बैंड यहाँ पे बड़ौदा स्टेशन पे या वहाँ पे आके चीज़ों को सेल करते थे। टुडे दे आर अ वेरी बिग ब्रांड इन बड़ौदा। तो वो मतलब उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि आप इसको बेचना मत, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप सिर्फ रिव्यूज़ लेना सबके और ऐसे ही सबको खिला दो, एटलीस्ट किसी के पेट पे तो जाएगा। And that is how that chevda got invented, that people started loving it like anything. और फिर वो आज एक इतना फेमस चेवड़ा हो गया कि वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है बड़ौदा से। और कोई भी बंदा बड़ौदा से आता है, जैसे सूरत की घारी फेमस है, सूरत का लोचा का भी सेम स्टोरी है ना, वो भी गलती से ही। यस, लोचा। इवन जैन्स में देखने जाओ तो फजेतो इज द डिश, ठीक है। तो वो भी क्या है कि एक जुगाड़ू डिश है कि भाई बाय मिस्टेक नहीं, बट वो तो एक्चुअली इन्वेंट ही की गई थी कि भाई कढ़ी कम हुई, मतलब
आमरस कम हुआ, एक राजा के मतलब एक बहुत धनवान फैमिली था और उसमें हाँ ये एक डिश कम हो गई तो वो आम रस और कढ़ी को मिक्स करके हाँ वो एक डिश बना के सबको खिला दें, पीपल लव्ड इट। तो वो एक्चुअली फजे तो ही था। हाँ, वो फजे तो ही था। हाँ एग्जैक्टली। सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप क्या, आपके इमोशंस के ऊपर चीज़ें मैटर करती है। सो बीइंग अ culinary आर्टिस्ट आई फील दैट आज मैं बहुत खुश हूँ तो मेरी डिश वो खुशी वाले इमोशंस उसमें होंगे। राइट। आज मैं थोड़ी उदास हूँ तो शायद ऐसे इमोशंस के साथ डिश बनेगी, ऐसे फ्लेवर्स के साथ डिश बनेगी। आई फील दैट आज अगर मैं बहुत रिफ्रेशिंग मोड में हूँ तो आई ऑलवेज प्रेफर एडिंग सम इलायचीज एंड cinnamons and such flavors to my dish and I might create a thing. So ऐसा नहीं होता है कि घर में एक बेसिक आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो एक टिपिकल वे से बनती। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका मूड बहुत अच्छा है तो वो आलू की सब्ज़ी को भी आप सूखी भाजी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हो एंड यू गिव अ न्यू फ्लेवर टू दैट ऑल टुगेदर के जो उसी वक्त इन्वेंट होती है। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर इमोशंस बेसिकली। और मूड भी रिफ्लेक्ट करता है ना। डेफिनेटली। एंड मूड रैदर देखने जाओ तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। मैं मेरे रेस्टोरेंट में हमेशा जब भी हम स्टाफ के साथ ब्रीफिंग लेते हैं ना तो मैं हमेशा मेरे सारे शेफ्स को बोलती हूँ, मेरे सारे जितने भी सर्विस का स्टाफ है उन लोग को बोलती हूँ एंड एवरी टाइम आई टेल टू ऑल ऑफ माई HODs, ऑल ऑफ माई मैनेजर्स कि आप स्टाफ का मूड जब भी वो लोग ऑन फ्लोर हो ना तब कभी भी नहीं बिगाड़ो, बिकॉज उनका जो वो आज किचन में मूड ख़राब होगा और वो लोग कुक कर रहे होंगे ना तो वो डिश चाहे वो वही SOP से बना रहे हैं बट वो गेस्ट के टेबल पे जाएगा ना तो 100% कंफर्म है कि उसमें कंप्लेन आनी ही आनी है, बिकॉज वो मूड के बिना बनी है। वो एनर्जी नहीं होती है। और मतलब क्यों हम हमेशा बोलते हैं कि माँ के हाथ का खाना बहुत मीठा लगता है, वाई वी ऑलवेज से दैट। ऐसा तो है नहीं कि माँ उसके अंदर कुछ उसका सीक्रेट मसाला डालती है, मतलब हर एक मॉम हैज देयर स्मॉल मसाला। दैट सीक्रेट मसाला इज हर इमोशंस एंड हर लव। बिकॉज ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मुझे रात को 12 बजे मेरा बेटा बोले कि मम्मा मुझे ये खाना है तो मैं कभी भी गुस्से में खड़ी नहीं होने वाली हूँ। राइट। मेरे बेटे ने मुझे 12 बजे भी बोला है तो मैं खुशी खुशी खड़ी होके किचन में जाके उसके लिए खाना बनाऊंगी। सो मदर इज लाइक दैट कि उसको बुखार भी आया होगा और उसका बेटा बोलेगा या उसका फैमिली मेम्बर कोई भी बोलेगा कि मुझे ये खाना है तो वो प्यार से ही बना के खिलाएंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वो माँ के हाथ का खाना मीठा लगता है, बिकॉज एवरी टाइम शी कुक she has good emotions and love for her family, for her kids. तो इसीलिए माँ के हाथ का खाना बहुत मीठा होता है आइडियली। बट हम लोग जब गेस्ट के लिए खाना बनाते हैं या भाई के लिए खाना बनाते हैं या और किसी के लिए खाना बनाते हैं, मतलब कोई अचानक से कोई घर में गेस्ट आ गया। मुझे याद है कि मेरी शादी हो रही थी तो माई मॉम एंड माई नानी वो कहते हैं ना कि एक सिखामण देते हैं हमारे गुजराती में, बोलते कि मतलब छोकरी ने सौथी मोटी सिखामण शू अपाए। तो मुझे याद है कि मुझे मेरी मम्मी ने बोला था कि बेटा अर्धी रात्रे पण कोई गेस्ट घरे आवे छे तो क्यारे पण एने खवડાવવાનું છે तो कन्फर्म છે। आप मना तो नहीं कर पाओगे कि नहीं मैं नहीं खिलाऊंगी कि आज मेरा मूड नहीं है खाने के लिए, बट खाना तो खिलाना ही है। तो अगर आप उसको प्यार से खिलाओगे तो वो बंदा आपको 10 दुआएं देके जाएगा और आपके लिए 10 अच्छी चीज़ें बोल के जाएगा। बट वही गेस्ट भले वो अनवांटेड गेस्ट है बट वो वही गेस्ट को अगर आप अंदर से गुस्से से खाना खिलाओगे, आप चाहे उसके अंदर दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स डाल दो या कोई भी कॉस्टली इंग्रेडिएंट डाल दो, पर वो उसको अंदर जाके वो वाइब्रेशंस ऐसे आएंगे कि वो बंदा आपके बारे में एक सेंटेंस भी अच्छा बोल के नहीं जाएगा और वो दूसरी बार सोचेगा कि वो आपके घर में आए कि नहीं आए। तो खाना तो खिलाना है वो कंफर्म है, तो बेटर है कि प्यार से खिला दो। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इमोशंस मैटर्स अ लॉट। चाहे वो एक बेसिक सा मीठा दूध हो बट वो अगर इमोशंस के साथ होगा ना तो वो भी बहुत ऐसा लगेगा कि यार ये दूध कुछ अलग तरह से बना है। राइट। सो इट इज़ लाइक दैट। जब आप कुछ नया कुछ एक्सपेरिमेंटल डिश क्रिएट करते हो कि कुछ नया बनाना है
तो वो जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला जो कंसेप्चुलाइजेशन का पार्ट होता है कि कुछ कंसेप्चुलाइज करना है कि इस तरीके का कुछ बनाना है, तो वहाँ से लेके वो टेबल पे जब गेस्ट को सर्व होती है वहाँ तक का आपका जो प्रोसेस है वो कैसे रहता है? सो दैट इज़ वेरी एक जर्नी के जैसा वो एक पूरा प्रोसेस होता है कि वेन एवर आई ट्रैवल टू एनीवेयर, चाहे मैं कोई स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर रही हूँ, चाहे मैं इंडिया के बाहर कहीं पे भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो हमेशा मेरे दिमाग में जो डिश मुझे अच्छी लगती है या विजुअली अच्छी लगी है, कभी कभार कोई डिश फ्लेवर वाइज बहुत अच्छी लगी है, तो वो डिश हमेशा मेरे मन में बैठ जाती है। और जैसे ही वो डिश बैठ जाती है उसके बाद मैं जब उसको किचन में लेके आती हूँ तो पहले हम उसके जो ट्रायल्स करते हैं वो उसके फ्लेवर्स को एनहेंस करने के ट्रायल्स करते हैं। कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कच्छ में गई और मुझे दाबेली कच्छ की बहुत पसंद है, तो हर एक वेंडर के पास अलग अलग तरह की दाबेली मिलती है। सो वेन एवर आई एम ट्राइंग दोज डिश, तो आई ऑलवेज लुक इन टू दैट फ्लेवर्स, कि कौन सा फ्लेवर मुझे वो हैप्पी हार्मोन हाँ, लाता है मेरे पैलेट पे। और फिर जब उसको मैं किचन में ट्राई करती हूँ तो आई ट्राई ब्रिंगिंग अप दैट बाय डूइंग लॉट ऑफ ट्रायल्स, आई ट्राई कॉन्करिंग दैट फ्लेवर। बेसिकली वो फ्लेवर मैंने कॉन्कर कर लिया। उसके बाद ऐसा होता है कि अभी ये डिश अगर रेस्टोरेंट में जानी है तो एक सिंपल सा स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट में अगर आप सर्व करोगे तो ऑब्वियसली जो स्ट्रीट पे आप खाना खा रहे हो उसका जो कॉस्टिंग होता है और उसके जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वो चीज़ जब आप कोई लग्जरी डाइन रेस्टोरेंट में डालते हो तो इट बहुत चेंज आ जाता इज़ है। अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, एंड योर डिश शुड लुक लाइक इट इज़ कि मतलब जिसके लिए आप जो चार्ज कर रहे हो वो दिखना चाहिए, मतलब इट शुड बी वर्थ इट in terms of taste, in terms of presentation, in terms of emotions, राइट। and in terms of the reason behind serving that dish to your restaurant. तो वो एक बार फ्लेवर्स के ऊपर काम होता है, वो फ्लेवर्स फ्रीज हो जाते हैं, फिर उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर काम होता है कि अब इसको किस फॉर्म में चेंज किया जाए या मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में लेके जाए, या फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में आई डू रिसर्च, और फिर उसको मॉडर्न वे से सर्व करना चाहिए, उसको वापस वही बैक टू स्कूल ट्रेडिशनल वे पे लेके जाना चाहिए। Right. तो वो सब चीज़ों के बारे में आई डू लॉट ऑफ अ थॉट प्रोसेस। वो थॉट प्रोसेस हो जाने के बाद आई यूजुअली हैव अ आई एम नॉट अ टेक पर्सन, बेसिकली आई एम अ हैंड राइटिंग पर्सन। मैं आज की डेट में भी मेरी सारी रेसिपीज़ मैं हैंड रिटन लिखती हूँ, तो ऑलवेज राइट दैट रेसिपी इन अ हैंड रिटन वे। और मेरे दिमाग में उस वक्त जो जो सेंटेंसेस या जो जो इमोशंस वो डिश को लेके आते हैं ना, आई राइट दोज वर्ड्स ओके। उसी डिश के साथ। तो वो वर्ड्स होते हैं वो इमोशंस वाले, वो रेसिपी होती है, और फिर मैं उसको थोड़ा रफली स्केच करती हूँ। और उसके बाद आई हैव अ गुड R&D टीम, तो उन लोग को सबको टेस्ट करवाती हूँ, फिर उनके व्यूज़ आई टेक इट एंड वी ऑल रिक्रिएट दैट डिश। फिर उनके व्यूज़ और वो सब आने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ, इसके लिए भी ऐसा सर्विंग डिज़ाइन किया जाए या ऐसा कुछ बनवाया जाए। और फिर वो डिश एक्चुअल में उसके फाइनल गार्निश के साथ और कुछ ट्रायल्स के बाद वो टेबल पे आती है। और जो रेसिपीज़ जो मेरी हैंड रिटन होती है वो फिर मैं टीम को देती हूँ कि अभी आप उसको एक्सेल में डालो या कोई भी फॉर्मेट में डालो। बट आज की डेट में भी मेरा जो फर्स्ट रेस्टोरेंट मैंने शुरू किया था या रसोई शो की मेरी जर्नी चालू हुई थी, तब से लेके आज तक मेरे पास कम से कम 10,000 के ऊपर मेरी हैंड रिटन कॉपीज है ऑफ माय रेसिपीज। और वो भी हैंड रिटन है, तो Handwritten, अगर कुछ ढूंढना है तो 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। आराम से। आपने एक चीज़ जो बोली ना वो मेरे को थोड़ी स्ट्राइक किया, जैसे यू सेड के एक पर्टिकुलर वर्ड आपने जो बोला कि मैं वो लिखती हूँ जो वो रेसिपी मुझे फील करा रही है। Yes. आपने ये नहीं बोला कि मैं इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करती हूँ या उसका No. कितना मेजरमेंट रखना है। नो, यू सेड के हाँ क्या फील हो रहा है। एग्जैक्टली। सो सी बेसिकली हर एक डिश का एक मतलब खाने के वक्त जो एक इमोशन होता है या वो बनाने के वक्त का जो एक इमोशन होता है ना, वो इमोशन बहुत मैटर करता है। वो डिश का नाम डिसाइड करने से लेके उसके प्लेटिंग तक का जो पूरा जर्नी है ना, वो इमोशन से ही
आपको मतलब आप कनेक्ट कर पाओगे. एंड यू बीइंग अ शेफ, इफ़ यू आर गोइंग टू गेट कनेक्ट टू दैट डिश, और वो कनेक्ट अगर आपने आपके स्टाफ में डाल दिया, एंड इफ दे आर एबल टू एक्सप्लेन दैट डिश टू द कस्टमर्स, देन नोबडी कैन स्टॉप यू इन द रेस्टोरेंट. मतलब खाना खिलाने के लिए खिलाओ, और कोई आ रहा है, जैसे मैंने वो गेस्ट का बोला, तो टेक्निकली तो देखने जाओ तो इवन योर रेस्टोरेंट इज़ योर होम. राइट. गेस्ट आना है वो कंपलसरी है, खाना खिलाना है वो कंपलसरी है, उसी के लिए आपको सैलरी मिल रही है और उसी के ऊपर ये सब चीज़ें चल रही है. तो खाना खिलाना तो कंफर्म ही है, आप चाहो कि नहीं चाहो. आज आपका मूड ख़राब है, बट यू हैव टू वर्क हियर फॉर 6 आवर्स, तो यू हैव टू, आपको आपकी शिफ्ट तो ख़त्म करनी है. राइट. तो चाहे वो खराब मूड से करो या अच्छे मूड से करो, हाँ. तो इट्स बेटर कि अच्छे मूड से करो. तो जो आने वाला गेस्ट होगा वो आपके हाथ का खाना खा के भी खुश होके जाएगा, वो खुश होके जाएगा, अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे, अच्छी टिप मिलेगी, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो आपका ही है. तो ऑटोमेटिकली वो ख़राब मूड भी अच्छा हो जाएगा. एक डिश में जैसे एक होता है ना कि एक कलिनरी आर्ट होता है कि दैट गोज़ टू इमोशंस एंड टेस्ट, और एक होता है उसका रिप्रेजेंटेशन, कि उसका प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, तो विजुअल आर्ट पे वो जाता है थोड़ा सा. तो ये दोनों का बीच का जो कनेक्शन है वो कैसे रहता है? सबसे पहले देखने जाओ तो कोई भी डिश हो, वो डिश सबसे पहले विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए. वो कहते हैं ना कि पहले आँख से खाते हैं फिर हम टेस्ट करते हैं, सो दैट मैटर्स अ लॉट. और वो जो विजुअली आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डिश दिख रही है कि विजुअली इसके अंदर इसका ग्रीन कलर है, तो दिस इज़ ऑफ पालक. ठीक है, पालक का एक टिपिकल टेस्ट होता है. अभी उसको जब मैं एक बाइट कर रही हूँ तब वो पालक का फ्लेवर नहीं आ रहा है, या उसको मैंने बहुत ओवर पावर कर दिया है बहुत सारे गरम मसालों के साथ, तो वो कनेक्ट मेरा वहीं टूट गया. कि वो खाने के बाद एकदम से वो जो इमोशंस होते हैं, क्योंकि मैं जब विजुअली देख रही हूँ तो वो विजुअली देखने के साथ साथ एक एक्सपेक्टेशन एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बना लेती हूँ, एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा होगा, कि मुझे ये डिश चीज़ी दिख रही है तो मुझे वो चीज़ का फ्लेवर आना चाहिए. तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आई टेक दैट बाइट. राइट. एंड इफ आई डोंट गेट दैट कनेक्ट ऑन माई फर्स्ट बाइट, आई एम नेवर गोइंग टू ईट दैट सेकेंड बाइट. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके साथ एक एम्बियंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपको क्यों, आप कभी भी कोई गांव में जाते हो, कि आप आपके नेटिव में जाते हो, तो आप जब सिटी में होते हो तो आपको वो इच्छा होती है कि हाँ मुझे आज रिसोटो खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे सुशी खानी है. ठीक है, आप जब भी आपके नेटिव में जा रहे हो, एक खेत में बैठे हो या पंजाब साइड कोई प्लेस पे जा रहे हो, तो आप हमेशा वही आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो ढाबे वाले इमोशंस होते हैं. तो वहाँ जाके आप कभी एक्सपेक्ट करते हो कोई ढाबे पे जाके, आपके नेटिव पे जाके, कि यार मुझे यहाँ पे पिज्ज़ा खाना है? मतलब यू डोंट इवन एक्सपेक्ट टू सी दैट इन द मेन्यू. यू ऑलवेज एक्सपेक्ट सीइंग कि हाँ मुझे तो वही रोटलो ने રીંગણનો ઓળો ને બટાકાનું શાક કે છાશ કે નાની ડુંગળી તોડીને, मतलब यू ऑलवेज वॉन्ट टू हैव सच फूड. तो एक वो एम्बियंस, एक माहौल भी बहुत मैटर करता है, कि आप कोई आपका रेस्टोरेंट का एम्बियंस ऐसा है कि विच इज़ वेरी ट्रेडिशनल, और वहाँ पे फिर आप किसी को एक बहुत ही अपीलिंग डिश, जो एक प्रोग्रेसिव इंडियन क्यूजीन की डिश है, कि बहुत गैस्ट्रोनॉमी है और उसका उस लेवल का डेकोर है, वो डिश का गार्निश है बेसिकली, तो वो विजुअली वो इमोशन ही नहीं आएगा कि मैं कौन से माहौल में बैठी हूँ. बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट सच डिश. मैं जिस माहौल में बैठी हूँ वहाँ पे आई एक्सपेक्ट सच ट्रेडिशनल डिश. तो उसका फर्स्ट विजुअलाइजेशन भी ऐसा होना चाहिए. अभी ट्रेडिशनल एम्बियंस है, ट्रेडिशनल वे से मैंने उसको सर्व भी कर दिया, पर अभी वो ट्रेडिशनल वे से सर्व करने के बाद उसमें से चीज़ निकली, तो अगेन मेरा वो इमोशन, एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होता है, तो वो उस तरीके से एग्जैक्ट, तो वो डिलीवर भी होना चाहिए. राइट. तो दैट कनेक्ट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका एम्बियंस, कि आप किस माहौल में हो, वो माहौल के हिसाब से एक इमोशन जनरेट होता है. उसी माहौल और उसी इमोशन के साथ वो डिश का सर्विंग होना चाहिए, और उसी इमोशन के साथ वो डिश का टेस्ट होना चाहिए. इसीलिए मैंने बोला कि मैं हमेशा वो वर्ड्स लिखती हूँ व्हेन आई राइट माई रेसिपीज़, व्हेन आई एम डिसाइडिंग कि क्या इमोशन
ये डिश के साथ कनेक्ट होता है। सो आई थिंक जो आप कह रहे हो उसके हिसाब से अगर एक ही बार में बनी सेम डिश को भी अगर हम दो अलग प्लेट में डिवाइड करें और जहाँ उसको खाना चाहिए वहाँ और कहीं और जगह पर भी अगर उसको लेके जाते तो दोनों जगह वो अलग टेस्ट करेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज सी इमोशन बहुत मैटर करता है। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला कि मतलब गुजराती दाल में फॉर एग्जांपल मैं बनाती हूँ, मेरी मम्मी की रेसिपी है, ठीक है। आज मम्मी एक एक चम्मच सॉल्ट डालेगी, वही मेजरमेंट से मैं मम्मी के बाजू में खड़े रह के सॉल्ट डालूंगी। बट और आप बाजू बाजू में बनी हुई डिश आप मेरे हाथ की खाओगे और मम्मी के हाथ की खाओगे, उसमें फ़र्क होगा। नहीं, वो तो आपका मैं इमोशन वाला जो पार्ट है ना वो तो मैं समझ गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एक ये एम्बियंस है, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेडिशनली खाने के लिए, ट्रेडिशनल फूड के लिए यहाँ बनाया है, ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ ट्रेडिशनल फूड की है और यहाँ ट्रेडिशनल फूड जो मैं कंज्यूम करूँगा उसका जो टेस्ट रहेगा, जो इम्पैक्ट रहेगा वो, प्लस उसी फूड को मैं कहीं ऐसी जगह पर ले जाकर खाऊंगा जहाँ ट्रेडिशनल फूड सर्व नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों जगह पर भी टेस्ट में और एक्सपीरियंस में फ़र्क नहीं होगा, बट आपके एक्सपेक्टेशंस में फ़र्क होगा, इसलिए आपका एक्सेप्टेंस वो फूड में नहीं आएगा, एक्सपीरियंस में डिफरेंस आएगा। एग्जैक्टली कि आज कोई डिश आप यहाँ पे खा रहे हो विच इज़ अ वेरी गुड प्रेजेंटेड डिश एज पर दी एम्बियंस एंड एवरीथिंग। अभी यही डिश जब आप आपके घर पे पैक करवा के खाना खा रहे हो, मतलब अभी क्यों ऐसा अगर आप रीसेंट का culinary ट्रेंड देखोगे या आप कोई भी एक्सपर्ट से बात करोगे तो वो लोग फूड पैकेजिंग के ऊपर बहुत एम्फेसाइज करते हैं। क्लाउड किचन का इतना ट्रेंड आया है, तो एवरी क्लाउड किचन का सक्सेस रेशियो के बारे में जब भी बात करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल से कि आपका पैकेजिंग बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए। क्यों? बिकॉज जो एम्बियंस, जो रेस्टोरेंट के एम्बियंस पे आप उसी एम्बियंस के मैच होते हुए जो डिश खाते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। अभी यही डिश आपकी बहुत फेवरेट है और आपने घर पे मंगवाई तो आपको देख के ही वो अपीलिंग के यार ये क्या आ गया। टेस्ट तो सेम ही है बट फर्स्ट थॉट प्रोसेस जब आप टेस्ट करो आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी नहीं है तो आप वो डिश के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे जो कनेक्ट आप ये माहौल में बैठ के कर पाते हो। सो उसकी वजह से टेस्ट सेम भी होता है ना, बट आप वो रिकलेक्ट नहीं हो पाता, नहीं कर पाओगे कि यार ये रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं लग रहा है मुझे, भले वो सेम ही टेस्ट होगा बट आप वो रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए माहौल बहुत मैटर करता है, भले आप ये एम्बियंस में खाओ यार यहाँ की डिश और कोई एम्बियंस में लेके जाओ, एक्सपीरियंस में बहुत डिफरेंस आता है। यस मेक सेंस। आपने ये दो तीन चीज़ें जो बोली ना, जैसे प्रेजेंटेशन में जो पर्टिकुलरली कलर है, टेक्सचर है और गार्निशिंग है, और इनमें और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पूरे एक्सपीरियंस के ऊपर इम्पैक्ट करती है, तो कलर और टेक्सचर की अगर बात की जाए तो वो कितना इम्पैक्ट करती है? बहुत इम्पैक्ट करती है कि जैसे आप कोई पनीर का स्टार्टर फॉर एग्जांपल खा रहे हो तो एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी आपके दिमाग में एक पनीर का टेक्सचर का एक फिट इम्प्रेशन है कि पनीर शुड बी सॉफ्ट, ठीक है। अभी वो डिश का प्रोसेसिंग आपने ऐसे किया कि आपका पनीर हार्ड हो गया तो उसका टेक्सचर चेंज हुआ, वो टेक्सचर चेंज हुआ होगा तो आप कुछ भी मसाले के साथ उसको ट्राई कर लो बट वो ऑडियंस का एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। तो दैट इज़ समथिंग, योर टेक्सचर ऑफ द डिश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब आप बिरयानी सर्व कर रहे हो तो बिरयानी का चावल खिला खिला सा नहीं होगा, मतलब बिरयानी का जो चावल का टेक्सचर होता है, पुलाव का जो चावल का टेक्सचर होता है और खिचड़ी का जो हम घर में, जो खिचड़ी भी छोड़ दो, हम घर में जो चावल बनाते सुबह में जो दाल और राइस के साथ खाते उसका कनेक्ट बहुत अलग है, मतलब उसका टेक्सचर्स बहुत अलग है। बट आप घर में कभी बिरयानी वाला चावल का टेक्सचर सुबह में दाल के साथ कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। गुजराती घरों में बोलते हैं, इवन महाराष्ट्रियन घरों में भी आई हैव सीन कि इवन राजस्थानी घरों में भी आई हैव सीन के मतलब गले से चावल होने चाहिए, गड़ेला भात होना चाहिए। क्यों आप रेस्टोरेंट में आके वो चावल को एक्सपेक्ट नहीं करते हो? सो टेक्सचर इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टेक्सचर इज समथिंग कि जिस वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो डिश को जज करने के लिए। आप घर पे अगर वो बिरयानी वाला खिला खिला चावल अगर आप दाल के साथ सर्व कर दोगे ना तो घर वाले कंप्लेन करेंगे, मम्मी आज भात काचा रह गया।
मतलब ऐसा सेंटेंस माइट भी निकले, वो कच्चे नहीं है राइस, बट वो दाल के साथ आपको आदत है वही गले से चावल खाने की, राइट। तो वो टेक्सचर वहाँ पे वैसा ही मैटर करता है। और वही चावल से अगर आप बिरयानी बनाओगे तो भी वो नहीं एक्सेप्टेंस नहीं हाँ। आएगा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो टोटल डाइनिंग एक्सपीरियंस है उसमें एक तो टेस्ट आ गया, सेकंड प्रेजेंटेशन आ गया और एम्बियंस आ गया, यस। इन 3 चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ें इम्पेक्ट करती है एक डाइनिंग एक्सपीरियंस को? योर सर्विस मैटर्स अ लॉट। एक मेहमान नवाजी, क्यों इसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बोलते हैं? इट इज़ ऑल अबाउट अ मेहमान नवाजी, कि आपके घर में कोई बंदा एंटर करता है तो यू शुड ऑलवेज ग्रीट दैट पर्सन विद अ स्माइलिंग फेस। दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप नोटिस करना कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ स्टाफ ड्रिवन बिजनेस। तो मतलब मैं मेरे रेस्टोरेंट की बात करूँ तो आई वुड नेवर डिनाई कि हाँ मेरे रेस्टोरेंट में भी हमेशा कोई भी गेस्ट एंटर करता है तो मेरा स्टाफ हंसते हुए मुंह से ही उनको ग्रीट करता है। कभी कभार उनका भी मूड ख़राब होगा तो शायद उन्होंने भी कभी हंसते हुए मुंह से ग्रीट नहीं किया होगा, बट as a owner, as a chef, as a person from hospitality industry, if you are running a business, so you should always try punching your try pinching your staff, कि चाहे आप कोई भी मूड के साथ सुबह आपकी हो रही हो, बट जब भी आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हो तो वो सब मूड को रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ के यू हैव टू एंटर टू दिस प्लेस बिकॉज यू आर फ्रॉम दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आपने कभी भी आप एरोप्लेन में जाते हो तो एयर होस्ट्रेस जब आपको सर्व करती है, कभी भी आपने देखा है कि एयर होस्ट्रेस का मूड ख़राब है, आप उसको 20 बार पिंग कर के उसको पोक करोगे तो भी वो आपसे शांति से ही बात करेगी। वाई? बिकॉज इट इज़ देयर ड्यूटी, मतलब उसको एक हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। तो वो जो एक प्लीजिंग फील जो होता है ना सर्विस का, एक हंसते हुए चेहरे के साथ सर्व करना, प्यार से सर्व करना, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका खाना अच्छा है, आपका टेस्ट अच्छा है, आपका एम्बियंस अच्छा है, बट सर्विस ठीक नहीं होगी ना तो भी कस्टमर वुड नॉट बी हैप्पी। बट अगर यही चीज़ उसको सर्विस में मज़ा आई और 1% भी खाने का टेस्ट थोड़ा प्लस माइनस होगा ना तो वो गेस्ट समझेगा कि हाँ मतलब हम समझ सकते हैं कि एवरी डे इज़ नॉट अ गुड डे इन द किचन। आपके घर में भी कभी कभार नमक ज़्यादा हो जाता है आपके पेरेंट्स से या आपकी मॉम से, तो शायद किचन में भी वो चीज़ हो सकती है 1%। बट अगर आपकी सर्विस अच्छी होगी, अगर वो कैप्टन ने या वो मैनेजर ने वो स्टाफ वो गेस्ट के साथ बात करके उसको एक्सेप्टेंस लाके अगर आप उनको कन्विंस करते हो तो गेस्ट भी समझता है कि हाँ ट्रू। बट अगर वही चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप भी वो गेस्ट के सामने पड़ जाते हो तो वो गेस्ट और ज़्यादा भड़क जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग दैट सर्विस इज़ समथिंग विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो एवरीथिंग शुड हैव अ प्रॉपर बैलेंस। एम्बियंस भी ठीक हो, आपका सर्विस भी ठीक हो, फूड का प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, फूड का टेस्ट भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब कंबाइंड होती है ना तब आप एक सक्सेसफुल डाइनिंग एक्सपीरियंस दे सकते हो। ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जो पास्ट में आपने ट्राई किया हो, मतलब बहुत अनयूजुअल फ्लेवर्स के साथ और अनयूजुअल चीज़ें उसमें मिक्स की हो, वैसा कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया हो, वैसा कुछ बताइए। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऑनेस्टली ऐसे किए हैं, और कुछ बार ऐसा होता है कि वो डिश कभी कभार एक्सेप्ट मतलब 10 to 20% ही एक्सेप्ट होती है। कि जैसे हमारे किचन में मतलब हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि बहुत सारे डिशेस ऐसे होते हैं कि जो डॉग कैटेगरी के डिशेस होते हैं। ओके। तो मतलब जो कम चलते हैं, कम एक्सेप्टेंस आता है। तो वैसे एक डिश थी कि मैंने एक ग्रेवी वर्कआउट की थी जो पिस्ताचियो से बनी थी, मतलब पिस्ता से बनी थी। यूजुअली ग्रेवीज़ के अंदर कैश्यू तो होता ही है, बट मुझे ऐसा कुछ दिमाग में आया था कि मुझे पिस्ताचियो के साथ एक ग्रेवी बनानी है। एंड आइडियली आई लव्ड दैट, माई टीम ऑल्सो लव्ड दैट। एंड बट एक जेनरिक प्रोस्पेक्ट से देखने जाओ तो सिर्फ उसका एक्सेप्टेंस 10 to 20% ही ऑडियंस में आया। मतलब 80% ऑफ द ऑडियंस वॉज सच के जिनको पिस्ताचियो ग्रेवी नहीं पसंद थी, बिकॉज पिस्ता का एक टिपिकल फ्लेवर होता है, तो सबके पैलेट पे वो एक जेनरिक फ्लेवर नहीं है।
तो वो सबके पैलेट पे शायद उसका एक्सेप्टेंस ना भी आए, बट आई पर्सनली लव्ड दैट डिश। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। इवन मशरूम इज सच अ इंग्रेडिएंट कि वो हर एक के पैलेट पे नहीं सर, नहीं सेट होता और है। पता भी नहीं रहता क्यों नहीं अच्छा लग रहा। हाँ, मतलब You can't उसका explain. कोई जस्टिफिकेशन हाँ, नहीं है, बस बस नहीं वो अच्छा नहीं लग अच्छा रहा। लगता है, बस इट इज लाइक दैट। कुछ लोग ना, पता है, एक आध लोग को मैं ऐसे भी जानता हूँ जिनको ठंडी चाय पसंद है। ठंडी मतलब एकदम उसको 10 मिनट के बाद इवन आई पीते हैं। हैव फ्यू ऑफ माय कजिन्स अराउंड के जिनको जेन्युइनली ठंडी चाय पसंद है। मुझे ऐसा होता है कि कैसे पी सकते हो आप ठंडी इवन चाय। मेरा खुद का बोलूँ, टीनेज में एक एज ऐसा था जब मेरे को कुछ टाइम तक ऐसा था कि मैं मैगी को फ्रीज में रख के ठंडी करके खाता था। ओ माय गॉड, मैगी से मुझे याद आया कि मेरा एक बचपन का एक टाइम था कि जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, तो मुझे और मेरे जीजू को दोनों को मैगी भाखरी के साथ पसंद थी। हम मैगी के अंदर केचप डालते थे और भाखरी के साथ हम लोग मैगी को, मतलब मैगी यूज्ड टू बी लाइक अ सब्जी, हाँ, एंड हम लोग भाखरी और मैगी खाते थे। तो मतलब आज मेरी सिस्टर कनाडा है, तो मैं जब लास्ट टाइम भी कनाडा गई थी तभी भी मैं और जीजू दोनों भाखरी, केचप और मैगी लेके वहाँ बैठे थे। माई सिस्टर वॉज लाइक, मतलब दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा कि जो भाखरी के साथ मैगी खाता है, बट राइट। आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मुझे उसमें क्या पसंद है, बट यस मुझे पसंद है। आई जस्ट लाइक ईटिंग कभी-कभी इन वो दैट वे। और वो वही कंपनी nostalgia के भी साथ होता मुझे, है। हाँ, नॉस्टैल्जिया भी होता है, और वो वही कंपनी के साथ। मतलब मैं हाँ। अकेली अगर भाखरी और मैगी खाऊं तो मुझे मजा नहीं आता, बट इफ माय जीजू इज सिटिंग विथ मी एंड आई एम हैविंग इट, देन यस इट इज फन। सो अनल कोटक को मैं भाकरी के साथ मैगी पसंद है। ये बात निकली है ना, तो अभी एक जो फ्यूजन फूड का जो क्रेजीनेस चल रहा है ना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, फैंटा में मैगी बना रहे हैं, यस। अहमदाबाद में कहीं पे ओरियो के पकौड़े तल रहे हैं। सी ऑनेस्टली वो जो फ्यूजन है ना, आई फील दैट इज नॉट अ फ्यूजन, इट इज़ जस्ट, मतलब मैं मेरी लैंग्वेज में बात करूँ तो दैट इज़ जस्ट अ अटेंशन सीकिंग थिंग। मैगी के पकौड़े तक ठीक था कि हाँ, आपने मैगी के अंदर कुछ वेजीज डाले और उसमें बेसन का आटा डाला और उसमें से मैगी भजिया बनाया, दैट वाज एक्सेप्टेबल एंड इट वाज टेस्टिंग गुड ऑल्सो। सो फ्यूजन फूड इज़ समथिंग के एक क्यूजीन के फूड को आपने दूसरे क्यूजीन के साथ मर्ज किया। कि जैसे सूरत में इतने सारे फ्लेवर के अभी लोचो मिलते हैं। पहले जब लोचो इन्वेंट हुआ तब तो वो एक ही बेसिक में फ्लेवर था कि उसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑनियन डाला, वो मसाला डाला और ऑयल डाल के दे Right. दिया। अभी आप देखने जाओ तो चीज़ लोचोन, शेजवान लोचोन, मंचूरियन लोचोन, पता नहीं क्या क्या फ्लेवर के, पाव भाजी फ्लेवर का लोचो मिलता है। तो इसको मैं फ्यूजन बोल सकती हूँ कि हाँ, शेजवान लोचो भी अच्छा लगेगा टेस्ट में, इट इज़ एक्सेप्टेड। कि पाव भाजी फ्लेवर का लोचो भी इट इज़ एक्सेप्टेड, बट ओरियो को पकौड़े के तौर में तल के खाना और सर्व करना, दैट इज़, या फिर पानी पूरी को चॉकलेट में डिप करके, एक you और know, भी था, वो गुटका होता है ना, रजनीगंधा, हाँ। उसकी आइसक्रीम। Oh my God. So I feel Crazy. that this is not a fusion food. This is just a attention seeking thing, because I'm sure कि इसका कोई acceptance नहीं है. So fusion is altogether a very different definition in terms of, you know, creating the dish. And जो अभी ये वायरल फूड के तौर पे देखने जाए कि फेंटा में मैगी बन रही है, that is not acceptable in It's all terms of social flavor. media driven. Yes. It is all social media driven and it is all about seeking attention. That's it. सो अभी जहाँ पे बैठे हैं उसकी बात करते हैं, TSK द सीक्रेट किचन। नाम थोड़ा अनयूजुअल है। So अभी हम जहाँ बैठे हैं ये मेरा बड़ौदा का आउटलेट है। आई ऑलवेज टेल दिस आउटलेट एज माई टेम्पल। मैं मेरे स्टाफ को भी बोलती हूँ कि ये मेरा मंदिर है, बिकॉज यहीं से मेरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। जब मैंने ये रेस्टोरेंट ओपन किया, मतलब 2017 में मैंने सीक्रेट किचन ओपन किया एज अ ब्रांड, ठीक है। और मैं ये रेस्टोरेंट के पीछे जो प्रोजेक्ट बनाने से लेके मेरा जो रिसर्च था वो 2013 से चालू था।
4 years. Yes, I took 4 years to create this place. 2014-13 से 13 से मैंने शुरुआत की थी इसके रिसर्च के पीछे। मुझे याद है, और शुरुआत भी ऐसी थी कि मैंने इतने अलग अलग नाम दिए थे। मतलब सबसे पहला मैंने नाम दिया था पिकांते। हाँ, तो अभी भी मेरे पास वो डायरी पड़ी है, एंड आई हैव दैट प्रेजेंटेशन कहीं पे इन माय डेटा, कि मैंने पूरा रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट बनाया था पापा को अहमदाबाद, मेरे पापा को यहाँ पे, मेरे फादर इन लॉ को और मेरे हस्बैंड को घर में ही शार्क टैंक बैठा दिया था। हाँ, एक्चुअली मतलब उन लोग को प्रेजेंट करने के लिए। फिर मैंने एक नाम दूसरा दिया था, बॉर्न एपेटाइट करके नाम दिया था। एक पिकांते नाम दिया था। फिर दूसरा कुछ मुझे अभी याद नहीं, कुछ TG और समथिंग कुछ था। अभी भी मेरे पास उसका किचन पड़ा है, मैंने सबसे पहले उसका किचन भी बनवा लिया था ऐसे ही। अच्छा। सो बेसिकली सीक्रेट किचन, उसके बाद सीक्रेट किचन नाम जो आया ना, मैंने बहुत पहले मेरी कंपनी ऐसे ही रजिस्टर की थी, एंड देन मतलब मुझे उस वक्त ऐसा नहीं था कि मुझे रेस्टोरेंट का नाम द सीक्रेट किचन देना है। पर मेरा जो 4 साल का जो रिसर्च था ना रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का, वो रिसर्च में मेरा एक माइंड बहुत क्लियर हो गया था कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली शेफ ड्रिवन बिजनेस। ठीक है, और इसमें जब भी हाथ चेंज होता है तो आपका फ्लेवर चेंज हो जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई मैं वही रेसिपी से, मेरी मम्मी की रेसिपी से मैं दाल बना रही हूँ, बट मम्मी के हाथ की दाल और मेरे हाथ की दाल में फ़र्क है। एनीवन कैन मेक आउट कि दिस इज़ आनल्स दाल एंड दिस इज़ माई मॉम्स दाल। तो वो हाथ पे ही सब चीज़ें मैटर करती है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि मुझे मेरी रेस्टोरेंट का जो बेस है, फ्लेवर का बेस, चाहे जितने भी हाथ चेंज हो जाए, मुझे वो बेस मेरे हाथ में रखना है। इसीलिए मैंने खुद से मेरे मसाले इन्वेंट किए। आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑफ रॉयल फैमिलीज़ के, मतलब जैसे उन लोग के टाइम पे जब खाना बनते थे, हमारे रॉयल फैमिलीज़ के टाइम पे, तो उस वक्त तो बार्टर होता था, ठीक है, और इंडिया बोली जाती थी सोने की चिड़िया। राइट। तो वो सोने की चिड़िया क्यों बोली जाती थी? बिकॉज इंडिया वॉज द कंट्री विच वॉज द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस। हमारे पास हमारा जो वो खजाना बोलते थे, वो खजाना ज़्यादातर स्पाइसेस वॉज आवर एक्चुअल स्ट्रेंथ, और उसी के बेसिस से मुगल्स और वो लोग ट्रेड करते थे, एंड दैट वॉज द रीज़न इट वॉज सोने की चिड़िया। तो जब उन लोग के फैमिलीज़ में, उन लोग के महल में जब खाना बनता था तो बहुत बड़े बड़े स्पाइस रूम्स होते थे। तो स्पाइस रूम्स में कभी भी रानी, क्योंकि उसको मतलब वो पैसा था उस वक्त, तो वहाँ पे कभी भी जनरल उनके कुक को या खान सामा को या रॉयल कुक्स को एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, बिकॉज वो तो पैसा ही था अल्टीमेटली। राइट। तो जो क्वींस होती थी ना, वो रूम में जाती थी उनकी दासियों को लेके, और वो सीक्रेटली वो मसाले निकालती थी, मसाले बनाती थी, और फिर वो मसाले वो देते थे उनके कुक्स को, और फिर उसमें से वो लोग उनके हिसाब से खाना बनाते थे। सो इट वाज लाइक दैट। और जब भी वो मसाले दिए जाते थे तभी भी वो बहुत नाप तोल के दिए जाते थे। सो तब मुझे समझ में आया कि दैट इज़ द कोर थिंग, कि हर एक डिश का जो एक हार्ट बोलते हैं ना, उसका मसाला है। फिर मुझे वापस एक चीज़ कनेक्ट हुई या वही 4 साल के रिसर्च में, कि जब भी मैं मेरी नानी को खाना बनाते हुए देखती थी या मेरी मम्मी को, तो मम्मी हमेशा चाय का मसाला घर पे बनाती थी, मेरी मासी हमेशा गरम मसाला घर पे बनाती थी। इवन माई नानी ऑल्सो, जब भी कोई डिश, मतलब मेथी के गोटे भी बनाते थे तो वो हाथ से फ्रेशली मसाला कूट के फिर उसमें डालते थे। तो मैं उसको क्वेश्चंस करती थी कि आप लोग क्यों ऐसा करते हो, बाहर इतने मसाले मिलते तो क्यों नहीं लेके आ सकते? तो कि ना એ ના મજા આવે, જે ફ્રેશલી કૂટેલા મસાલા હોય કે જે આપણા બનેલા મસાલા હોય આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે હોય, તો એ તો એ જ નાખવાના। तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल कोर जो है ना, मतलब मेरे घर की चाय सबको बहुत पसंद थी, तो दैट वाज समथिंग कि वो मम्मी के चाय के मसाले की वजह से सबको बहुत पसंद थी। फिर मुझे समझ में आया कि इसका जो हार्ट है ना, दैट इज़ मसाला। फिर मसाला मैंने पूरा, मेरे सारे मसाले के ट्रायल्स किए, एंड आई इन्वेंटेड माय ओन सीक्रेट मसाला, जो मेरे अभी सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जो पहले मैं खुद बनाती थी और आज की डेट में मेरी फैक्ट्री में बनते हैं, बट मिक्सिंग जो होता है वो आइदर मैं करती हूँ वो मसालों का, या फिर माय ब्रदर डज इट।
उसी पे दूसरा एक मतलब सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप बोला जाए तो वो ग्रेवी है कि जिससे हम फ्लेवर को पकड़ के रख सकते हैं. सो देन वी थॉट ऑफ कि ग्रेवीज सारी मैं खुद बनाऊंगी. तो इनिशियल में जब फर्स्ट रेस्टोरेंट चालू किया तब यहाँ पे मैं खुद बैठ के ग्रेवीज बनाती थी और वो ग्रेवी बनाने के बाद फिर वो स्टाफ को दिया जाता था और फिर वो लोग उसमें से सब डिशेस बनाते थे. तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी. और उसके साथ फिर सीक्रेट किचन नाम इसीलिए आया कि मुझे मेरे रेस्टोरेंट पे कुछ भी हिडन नहीं रखना था. मैं हमेशा बचपन से कोई भी रेस्टोरेंट में जाती थी ना तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि 20 मिनट में हमको अगर घर पे कोई खाना बनाना है, मतलब पाव भाजी बनानी है, पंजाबी सब्जी बनानी, तो सुबह से उसकी तैयारी में लगे होते हैं, तब जाके शाम को एक पंजाबी सब्जी घर पे सर्व होती है. और रेस्टोरेंट में हम जाके एक मेन्यू देखते हैं और फट 8 से 10 चीज़ें ऑर्डर की और 20 मिनट में खाना आपके टेबल पे. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव क्यूरियोसिटी कि यार ये लोग ऐसा तो क्या उनके किचन में फ़र्क है और हमारे घर के किचन में कि 20 मिनट में 10 चीज़ें आ जाती है और उसमें से एक डिश बनाने में घर में इतना टाइम लगता है. बट कभी भी किचन में एंट्री नहीं मिलती थी. फिर धीरे धीरे मैं रिसर्च करने लगी और मेरा यंगेस्ट शेफ ऑफ गुजरात का जब मुझे टाइटल मिला तब मुझे बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले बुलाने लगे कि अनिल मैम हमको मेन्यू डिज़ाइन करने. टाइटल था वो कौन से ईयर में मिला था? सो ये टाइटल मुझे मिला था 2010. यस 2010 अक्टूबर में मुझे ये टाइटल मिला. एंड 2011 फरवरी में आई वॉज टेकन ऑन द शो एज द यंगेस्ट culinary एक्सपर्ट. तो मेरा फर्स्ट एपिसोड मुझे याद है कुछ 12 फरवरी को टेलीकास्ट हुआ था. और उसी इन बिटवीन आपका एंगेजमेंट एंड शादी भी हुआ. एंगेजमेंट इनफैक्ट आपका जब शो था तभी था. यस ओके यस. तो सॉरी 2012 में मेरा फर्स्ट ये हुआ culinary शो आया. 2000 मतलब आई वॉज टेकन एज अ culinary एक्सपर्ट और मेरा फर्स्ट एपिसोड आया था 2010 में. आई वॉज 19 ईयर्स और तब मैंने रिजेक्शन मुझे मिला था मेरे इसके लिए रसोई शो में. फिर मैंने 2011 में वापस से पार्टिसिपेट किया और 2011 में मेरी एंगेजमेंट भी थी जून में. तब मैंने सेकेंड टाइम ऑडिशंस के लिए मैं रसोई शो में गई थी एंड आई गेव दैट ऑडिशन. सुना बहुत अच्छा है वो. सो फिर अक्टूबर में हमारा फिनाले था और फिनाले में आई गॉट अ टैग ऑफ यंगेस्ट शेफ ऑफ गुजरात. एंड 2012 फरवरी में इमीडिएटली आई स्टार्टेड कमिंग एज अ culinary एक्सपर्ट ऑन द शो. तो तब मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे रेस्टोरेंट करनी थी. बट देन जैसे जैसे फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी मुझे, बिकॉज आई वॉज द यंगेस्ट वन, तो मुझे बहुत फ़ैन फॉलोइंग मिली. तो तब मुझे ऐसा बहुत, मैं पब्लिक इवेंट्स में जाती थी, मुझे एज ए जज लोग बुलाने लगे थे, एज ए पब्लिक अपीयरेंस में बुलाने लगे थे. तो तब मुझे बहुत लोग पूछते थे कि आनल हमने तो तारा हाथ खावानू खाऊ छे. मुझे याद है मैं जब भी कोई भी इवेंट में जाके एक डेमो देती थी ना तो इतना सा क्वान्टिटी बनता था और ऑडियंस में 300-400 लोग बैठते थे. तो वो लोग सब वो एक बोल में से हमको एक चम्मच मिल जाए ना तो उसके लिए वो सब लोग इतने क्यूरियस होते थे कि हमको टेस्ट करनी है डिश आनल के हाथ की. तो तब मुझे ऐसा हुआ कि यार अभी एक रेस्टोरेंट तो मुझे ऐसी करनी है कि जहाँ पे लोग मेरे हाथ का खाना आके खाए. तो जब मैंने फिर उसका रिसर्च चालू किया 2013 से, फिर मुझे समझ में आया कि किचन शुड बी ओपन. बिकॉज मुझे जो क्यूरियोसिटी बचपन में होती थी कि एक्चुअल में ही किचन के पीछे की दुनिया कैसी है वो बाकी सब लोगों को भी होती होगी. एंड आई हैड नथिंग टू हिडन इन माई रेस्टोरेंट इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैं मसाले मेरे खुद के यूज़ करती थी ना, मुझे कोई इंग्रेडिएंट्स में कुछ ब्लफ करना था या कुछ ऐसा कोई इंग्रेडिएंट यूज़ करना था कि जो एक्सेप्टेड नहीं है. तो मैंने सोचा कि किचन शुड बी ओपन. सो फर्स्ट टाइम जब मैंने रेस्टोरेंट ओपन की तब वी वर द फर्स्ट वन इन गुजरात कि जिसके लिए किचन ओपन था. किसी को भी किचन में एंट्री मिलती थी. आज की डेट में भी कोई भी गेस्ट बोले कि मुझे किचन में जाना है, आई ऑलवेज से कि यू आर मोस्ट वेलकम टू सी माई किचन. तो और इसके पीछे एक्चुअल में एक सीक्रेट किचन था कि जहाँ पे आनल कोटक खुद कुक करती थी और मसाले बना के देती थी. सो दैट इज़ हाउ वी केम टू द कंक्लूजन. एंड माई हस्बैंड यूज टू लव दिस नेम द सीक्रेट किचन. तो उन्होंने बहुत पहले ही द सीक्रेट किचन नाम की एक फॉर्म मेरे लिए बना के ऐसे ही छोड़ दी थी शादी के वक्त कि तुझे जो भी करना है तो इस फॉर्म के अंडर में करना. तब तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था. भावेश नाम? भाविक. यस. तो वो वैसे क्या करते हैं?
He has his own business. He has his company of bitumen logistics, Okay. and he's into import export of bitumen and सो वो thing. भी इस चीज़ में ध्यान देते हैं, So इन्वेस्टेड है? yes, now he's equally there in this business. But जब रेस्टोरेंट शुरू की तब तो ये एक रेस्टोरेंट का ही सपना था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स करनी है या मुझे एक्सपेंशन करना, समथिंग लाइक दैट. इट वाज जस्ट कि हाँ, मुझे एक मेरा ऐसा जगह चाहिए कि हाँ. जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट्स करूँ और मेरे एक्सपेरिमेंट्स वाला खाना मैं सबको खिला पाऊँ. बट समहाउ इनिशियल 6 मंथ्स में यहाँ पे इतनी भीड़ रहने लगी थी, तो रात को शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद भाविक यूज टू कम एंड ही यूज टू हेल्प मी आउट ओवर हियर बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट for me to handle the entire business. And I'm a very creative person. I am very bad with accounts and numbers and everything. Now I have become little pro in terms of numbers and everything because now business has expanded and now we need to check lot of things. But उस वक्त ऐसा नहीं था. सो दैट इज़ हाउ ही स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट. तो दिन में वो पूरा टाइम उनके ऑफिस में उनकी कंपनी के पीछे होते थे पापा के साथ, और शाम के टाइम पे ही यूज़ टू कम एंड ही यूज़ टू हेल्प मी आउट. एंड नाउ देन वी स्टार्टेड. मुझे याद है इनिशियल के 6 मंथ्स में हम लोग के पास 50+ फ्रेंचाइज इंक्वायरीज थी और हमने सबको मना कर दिया था, लाइक वी डोंट वांट टू गिव फ्रेंचाइज, वी डोंट वांट टू गिव उस फ्रेंचाइज. टाइम पे वो कंसेप्चुलाइज़ ही नहीं किया होगा कि नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल भी करना नहीं था. है। और ऐसा कोई थॉट प्रोसेस भी नहीं था. बट देन इतनी सारी डिमांड आने लगी, सो देन भाविक थॉट दैट व्हाई वी डोंट वांट टू डू इट, लेट्स डू इट. सो बट देन हम लोग ने फर्स्ट आउटलेट, मुझे याद है कि जब ये आउटलेट ओपन किया था बड़ौदा का, तब हमारा जो सक्सेस रेशियो था वो इतना अच्छा था कि इमीडिएटली, मतलब जून में हम लोग ने ओपन किया, दिसंबर में 31st के लिए हम लोग 2 दिन के लिए हम लोग बाहर गए थे. और फिर 1 जैन को सुबह में चारों मम्मी पापा से बात कर रहे थे हैप्पी न्यू ईयर के लिए अर्ली मॉर्निंग. तो दोनों पापा ने, मतलब मुझे मालूम चला कि मेरे इन लॉज अहमदाबाद है मेरे घर में, और फिर दोनों पापा साथ में थे और उन्होंने बोला कि वी हैव गॉट अ गिफ्ट फॉर यू. एंड आई वाज लाइक व्हाट. तो कि हम लोग ने अहमदाबाद में एक प्रॉपर्टी परचेज की है एंड नाउ वी वांट कि आप अहमदाबाद में भी रेस्टोरेंट ओपन करो. एंड दैट वाज समथिंग विच वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी. तो इमीडिएटली आफ्टर 6 मंथ्स ऑन 1 जैन 2018 दोनों पापा ने सरप्राइज दी और अहमदाबाद की लोकेशन फ्रीज की. तो वहाँ का काम चालू किया. तो फिर उसके साथ हम लोग ने सोचा कि जब हम एक सिटी में से दूसरे सिटी में, अहमदाबाद भी मेरा बेस है बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप ओवर देयर, तो अगर मैं वहाँ पे भी रेस्टोरेंट मैनेज कर सकती हूँ तो वाई नॉट गिविंग फ्रेंचाइज. सो देन माई हस्बैंड, माई ब्रदर, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है ना? yes. So then they both of them encouraged me. And then I was like कि भाई मुझे operations में कोई problem नहीं है, but in terms of going to another city and sourcing things and managing accounts and everything, I alone cannot do. So then my brother was like कि कोई बात नहीं, मैं भी तुझे help करूँगा because my brother is in Ahmedabad. And Bhavik was also like that, even I'll help you out and let's do it. So that is how then my brother and my husband, like Bhavik, Neepam and Bhavik both came into the business कि वो लोग 50-50% दोनों पापा के business संभालते हैं and 50-50% they both got involved with me into this business. And then our journey started and we are today. अभी करंटली आपका एक तो सूरत में वो तो रेनोवेशन में, लेकिन वहाँ पर भी है अहमदाबाद. So total right now if I say then मतलब मेरे अंडर में अभी ऑलमोस्ट 12 आउटलेट्स है. ओके. सीक्रेट किचन देखने जाओ तो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत इज कमिंग सून, देन राजकोट, पाटन, हिम्मतनगर. वी हैव इट इन ऑस्ट्रेलिया. सून वी आर कमिंग अप टू कनाडा. वो भी ऑलमोस्ट डन ही है. कनाडा का भी मैंने yes. recently So देखा very है. soon I am traveling to Canada for that. Then we launched one South Indian brand called Southak, जिसके 2 outlets we have it in Baroda. Then if I talk about Australia, तो ऑस्ट्रेलिया में भी अभी ये तीसरा साल है. एंड apart from the secret kitchen we also started our sweet manufacturing over there. हम लोग को वहाँ पे इतना अच्छा response मिला. We started our catering business over Okay. there. And we are the 5th or 6th Indian
caterers owning the gold license in Australia, so which is a very big thing for us. So gold license मिलना ऑस्ट्रेलिया में for catering is a big thing. गोल्ड हाँ, लाइसेंस हो तो ही आप कोई भी 5 स्टार होटल्स में जाके केटरिंग कर कर सकते सकते हो, सर्व कर सकते हो, या कोई भी इंडियन डेलीगेट्स वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो आप उनको सर्व कर सकते हो, और अदरवाइज ये यू कैन हर नॉट. जैसे अगर आप इंडिया के अलावा कहीं भी जाते हो तो हर कंट्री के रूल्स रेगुलेशन सर्टिफिकेशन वो भी एक बहुत हेडेक होता Yes, होगा ना. yes, yes. It is a big thing. But now we are pro, and I'm able to do all these things. Yeah, I'm able to manage all these things. That is just because of my brother and my husband, because they जो बोलते हैं लाइजनिंग वाला जो काम है, अकाउंट्स वाला जो काम है, वो लोग कहीं ना कहीं बैक एंड में टाइम निकाल के वो लोग देखते हैं. सो इवन इफ आई टॉक अबाउट, नाउ वी हैव अ फैक्ट्री, वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट here in Baroda, and we have launched our products also. मतलब मैंने मेरे मसाले भी यस, वी आर कमिंग बैक टू दैट. यस मार्केट में लाए हैं. तो वो सब फैक्ट्री पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो संभालनी होती है. सो माई ब्रदर ट्रैवल्स टू बड़ौदा 3 days a week, and 3 days a week he is managing father's business in Ahmedabad. So that is how things are happening. सो ऑल ऑफ दिस comes from this property only. Yes. So everything started from this place, and that is the reason I always say that this is my temple. कि और ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे सक्सेस करना बहुत क्रूशियल था आप अभी जहाँ पर हो वहाँ तक पहुँचने के लिए. देखने जाओ तो मुझे जब रेस्टोरेंट ओपन करनी थी तब मुझे दोनों पापा ने ऐसा बोला था कि तुझे जिस लेवल की रेस्टोरेंट करनी है, तेरा जो फ़ैन फॉलोइंग है और जो एम्बियंस की एक्सपेक्टेशन है तेरी, तो इसमें बड़ौदा में कोई तुझे मतलब इसकी वैल्यू नहीं होगी. एंड इफ आई टॉक अबाउट बड़ौदा 7-8 years बैक, तो बड़ौदा में इतना स्पेंडिंग पावर नहीं था, और आज आप जो बड़ौदा देख रहे हो इतना डेवलप्ड उतना नहीं था. यूजुअली फाइन डाइन रेस्टोरेंट मेट्रोस में ज़्यादा चलते हैं. मेट्रोज में ज़्यादा चलते हैं, और बड़ौदा का वो कल्चर नहीं था ऑनेस्टली. मतलब मैं जब 2013 में बड़ौदा में शादी करके आई तब मुझे याद है 9-9:30 को अगर मैं बोलूँ कि चलो हम चक्कर लगाने जाते, तो 9-9:30 को मुझे लगता था कि कर्फ्यू लग गया है बड़ौदा में, एवरीवन स्लीप्स. एंड मी कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद, 9-9:30 के बाद बाहर निकलते थे. यस, मतलब बाहर निकलना शुरू होता है. तो मुझे लगता था कि यार मतलब क्या है ये. सो भाविक वॉज ऑल्सो लाइक, एंड बोथ फादर वर लाइक कि यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी. बट मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे बड़ौदा में इसीलिए करना है बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ ट्रेंड सेटर, एंड आई रियली वॉन्ट टू चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ बड़ौदा. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बड़ौदा में ऐसी कोई जगह ही नहीं है, वो कल्चर ही नहीं है, इसीलिए लोग बाहर नहीं जा रहे. अगर जगह मिलेगी, कल्चर मिलेगा, तो वाई नॉट पीपल विल गो. एंड देर वर सच एग्जाम्पल्स कि बड़ौदा से लोग वीकेंड्स में स्पेशली अहमदाबाद जाते थे खाना खाने के लिए, तो उनको शौक था तो ही जाते थे. Definitely. पर उनको वो लेवल की रेस्टोरेंट नहीं मिल रही थी बड़ौदा में, इसलिए शायद वो नहीं कर रहे थे. सो मैंने बोला नहीं, मुझे तो बड़ौदा में ही करना है. सो दैट इज़ हाउ दिस प्लेस केम अप विथ. एंड ऑनेस्टली उस दिन से आज देखने जाओ तो बड़ौदा इज इवॉल्व्ड लाइक एनीथिंग, एंड सीक्रेट किचन हैज़ बीन द ट्रेंड सेटर फॉर दैट वी वर द फर्स्ट वन टू कम अप विथ सच लग्जरी डाइन रेस्टोरेंट. और तब जो लग्जरी दी थी तभी भी मुझे बहुत लोगों ने, जब ओपनिंग में आए थे तो पीपल सेड दैट इतना महंगा नहीं चलेगा, ये होगा वो होगा, आप देख लेना. बट आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं, वॉट things I'm serving, and what price I have kept, and the ingredients what I'm using, everything is open, and I'm sure that audience is going to understand that. सबको अच्छा खाना खाना है, but Definitely. people should have guts to bring that on the plate. So मुझे वो कुछ भी करके करना था, और ऐसा था कि एक ही रेस्टोरेंट, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है. तो एक रेस्टोरेंट में मैंने बोला भले मैं कम बिजनेस करूँगी बट मैं खुश रहूँगी. आई जस्ट वॉन्ट कि 10 लोग आए बट 10 लोग खुश होके जाए. तो मेरी रिक्वायरमेंट उतनी ही थी उस वक्त. तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. और इनफैक्ट उसी वजह से ज़्यादा जल्दी ग्रोथ भी हुआ. अगर वो माइंडसेट लेके चले होते कि 10 ओपन करने हैं, 11 ओपन करने हैं, तो उस टाइम पे ये बिजनेस में हमेशा कमर्शियल अगर आप हो जाओगे ना,
तो आप कभी भी कमर्शियल होना भी ज़रूरी है, आपके फिगर्स ऑन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू क्रिएट अ ब्रांड एंड फॉर क्रिएटिंग अ ब्रांड सर्विंग गुड फूड शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर आप अच्छा खाना दोगे, अच्छा एम्बियंस दोगे, अच्छी सर्विस दोगे तो पैसे तो आने ही है, तो आपके फिगर्स ऑटोमेटिकली प्लेस पे होने ही वाले हैं। राइट। सो कंट्रोल होना फिगर्स पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब आप ब्रांड बनाने निकले हो तब इनिशियली योर फोकस शुड नॉट बी ऑन द कमर्शियल पार्ट, योर फोकस शुड बी बिहाइंड सर्विंग द बेस्ट व्हाट यू कैन गिव। सो TSK के टाइम पे क्या ऐसी नई चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट की जो एक पर्टिकुलर नया यहाँ पर सेगमेंट खड़ा कर पाई? सी, एक तो एम्बियंस वॉज समथिंग, इतना लग्जरी डाइन कोई नहीं था। एक ओवरऑल फाइन डाइन एक्सपीरियंस जो बोलता है ना कि आपका एम्बियंस, आपका सर्विस, आपका फूड, एक कल्चर, जब आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हो तो इतना बड़ा फ्रंट डेस्क होना, एक GRE को रखना जो आप एंटर करते हो तो गेस्ट को ग्रीट करे, उनको टेबल पे आके बिठाए, फिर जिस हिसाब से उनको पानी सर्व होना चाहिए, मतलब एक लेवल ऑफ सर्विस जो बोलते हैं, उसके साथ जो फूड में लेके आए, मतलब दिस वाज नॉट अ टिपिकली मल्टी क्यूजीन थिंग, दिस वाज समथिंग, इसमें इंडिया के ऐसे ऐसे हिडन डिशेस मैंने मेन्यू में डाले थे और बहुत सारे क्रिएटेड डिशेस थे कि जो फूड वाज आल्सो वेरी डिफरेंट। मतलब ऐसा नहीं था कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में, मतलब कोई भी पंजाबी रेस्टोरेंट में जाके आपने पनीर मक्खन वाला मंगवाया या वेज जलफ्राजी मंगवाया, हरा भरा कबाब मंगवाया, सब और सेम ही टेस्ट। you know it is all very similar, and that only same menu is reflected everywhere. Entire menu was different, entire menu had a story in it. अभी के मेन्यू में आप देखोगे तो मेरे ऑटोग्राफ के मेन्यू में ही स्टोरी है, बाकी सब में वी जस्ट राइट अ इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज नाउ audience knows what TSK is all about and what TSK's DNA is all about. You तो don't अब have to prove now. yes, so now I don't have to prove. बट उस वक्त ऐसा था कि मैंने कोई डिश लिखी, द केज समोसा करके, देयर वाज अ डिश, तो उसका नाम क्यों केज समोसा है, आप आ रहा है समोसा, समोसा का ही शेप है, बट समोसा का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि इसके अंदर स्टफिंग होगा आलू का, राइट। जो नहीं है, उसके अंदर स्टफिंग था गाठिया और ऑनियन का। अच्छा। तो अभी क्यों वो गाठिया और ऑनियन का स्टफिंग था, उसकी पूरी स्टोरी लिखी थी कि इट वाज अ हिडन डिश फ्रॉम अंजार, कच्छ का एक छोटा सा टाउन, के जहाँ पे समोसा और घूघरा के शेप का एक मिक्स शेप का, ऊपर से समोसा नीचे से घूघरा का शेप, और इतनी बड़ी बड़ी साइज में, मतलब सालों से, इट्स लाइक 80-90 ईयर्स 100 ईयर्स ओल्ड प्लेस, कि जिसकी 3rd-4th जनरेशन आज की डेट में वो समोसा सेल कर रही है, और जो गाठिया और ऑनियन से बनते हैं और उनका एक टिपिकल टेस्ट होता है। तो वो जो एक, और मुझे बहुत पसंद था वो, तो वो एक छोटे से टाउन में इट वाज नॉट दैट पॉपुलर, और जिसको मैं सीक्रेट किचन में लेके आई, उसके फ्लेवर्स को मैंने थोड़ा इन्हांस किया, उसका सर्विंग चेंज किया, और केज समोसा नाम इसलिए दिया, और हम लोग केज में सर्व करते थे। अच्छा। वाई? बिकॉज वो छोटे से टाउन में से वो डिश को बाहर लेके आना, तो पिंजरे से उसको आज़ाद किया और उसको पॉपुलर किया, और आज की डेट में भी वो केज समोसा ऑस्ट्रेलिया में भी इतना फेमस है, और बाकी बहुत सारे आउटलेट्स में इट इज़ वेरी फेमस। तो और अभी तो मैंने उसमें बहुत सारे वर्जन्स, बिकॉज एवरी ईयर वी क्रिएट अ न्यू मेन्यू, तो अभी तो मैंने उसमें बहुत सारे वर्जन्स भी डाल दिए रादर। बट वो जो एक स्टोरी थी कि वाई दिस समोसा इज नेम्ड लाइक दैट, तो जो मैंने बोला ना कि एक इमोशन प्लस एफर्ट्स भी दिखते हैं ना, कि कहाँ से उसको थॉट प्रोसेस क्या दिया गया है, सिर्फ Yes. कहीं से लेकर के रख नहीं दिया है, मतलब वो exactly, चीज़ है। मतलब it was created basically. यस। So that is how this entire thing was planned, and वो stories create होती थी and menu में लिखी जाती थी। मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था रेस्टोरेंट्स के, भारत में इनिशियल 12 महीनों में सिर्फ 10% ही रेस्टोरेंट सर्वाइव कर पाते हैं। कितना एक्यूरेट है नंबर आई डोंट नो, बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी यही नंबर्स है। 18 मंथ्स में 95% 96% रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक न्यू कमर, जो भी शेफ़ है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है इस पर्टिकुलर फील्ड में,
तो उसको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे इस चीज़ को वो सस्टेन कर पाए और एटलीस्ट खड़ा रह पाए? To be very honest, if we talk about the success, it is the statistics what you're talking about is genuinely true. शायद वो 10% की जगह 15 to 18% होगा, but not more than that, because ऐसा कहा जाता है कि रोज़ की 100 रेस्टोरेंट चालू होती है, नई खुलती है, और उसके सामने रोज़ की 200 रेस्टोरेंट बंद होती है, अच्छा। मतलब आउटलेट्स बंद होते हैं. तो इट इज़ जेन्युइनली लाइक दैट. एंड द बिगेस्ट फेलियर इज़ दैट कि आपके नंबर्स प्लेस पे नहीं है, कि आपके रेंटल्स है, रेंटल्स के सामने आपका जो आउटलेट है, आउटलेट में कितना स्टाफ रख रहे हो, आपका फूड कॉस्ट जो है. सो बेसिकली इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर्स, देन योर रेंटल्स, योर मैन पावर कॉस्ट एंड योर फूड कॉस्ट. ये 3 मेजर कॉस्ट ये 3 मेजर कॉस्ट होते हैं. ठीक है, तो ये 3 मेजर कॉस्ट पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. वन थिंग. अनदर थिंग कि लोगों को आना बहुत ज़रूरी है. अभी आपने कॉलेज पास आउट हो आप, ठीक है, तो अभी के टाइम में देखने जाओ तो एवरी सेकेंड कॉलेज पास आउट न्यू जेनजी हैज़ इन माइंड कि मुझे मेरा खुद का बिजनेस करना है. खुद के बिजनेस में क्या करना है, तो मुझे एक रेस्टोरेंट का स्टार्टअप, मतलब आई वांट टू डू माय ओन स्टार्टअप, एंड रेस्टोरेंट या फूड बिजनेस एज अ स्टार्टअप इज़ द फर्स्ट थिंग ऑन देयर लिस्ट. तो अभी फूड जब आप शुरू करते हो तो आप कहीं से भी कॉपी कर लोगे कि आपने कहीं पे देखा कि मैं बैंगलोर गया और यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत चलती है, तो अभी मैं वही प्रोडक्ट को उठा के मैंने अहमदाबाद में डाल दिया और मैं उसको मेरा स्टार्टअप बताऊँ, तो आप कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे. बिकॉज एट द एंड यहाँ पे वही लोग सस्टेन करते हैं कि जो अपना कस्टमर को, अपने आसपास के लोगों को, अपने टारगेट ऑडियंस को, मतलब टीए इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप आपके टारगेट ऑडियंस को समझो, और वो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अगर आप फूड सर्व कर रहे हो तो आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी है कि जो सालों से चलते आ रहे हैं. हाँ. सेम पेस पे. तो वो क्यों चलते आ रहे हैं? बिकॉज उनको उनका टारगेट ऑडियंस बहुत अच्छे से मालूम है और वो समझते हैं उनके टारगेट ऑडियंस को, और वही टारगेट ऑडियंस को आप डिलीवर उस हिसाब से करते हो. वो अगर बड़ा होटल या रेस्टोरेंट खोल देंगे तो शायद कोई आएगा भी नहीं. एग्जैक्टली. अभी वो स्ट्रीट फूड वेंडर ऐसा सोचेगा कि हाँ मैंने बहुत पैसे कमा लिए, अभी मैं एक बड़ा सा तामझाम वाला, या मतलब मैं सालों से एक वड़ा पाव बेच रहा हूँ एंड आई एम अर्निंग. मतलब कोई एक रेस्टोरेंट है, वो दिन का फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का बिजनेस कर रहा है, और वो एक छोटी सी वड़ा पाव की लारी भी 10 रुपये का बिजनेस करे. तो यू थिंक कि यहाँ पे 10 रुपये में उनको कितना कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, AC, मैन पावर कॉस्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें. और वही 10 रुपये का बिजनेस करने वाला, वही लेवल का बिजनेस करने वाला एक वो वड़ा पाव का स्ट्रीट वेंडर है, जिसको 10 रुपये में से वो 8 रुपये घर पे लेके जाएगा. देयर इज़ नो कॉस्ट. बट अभी वही वो सोचेगा कि अभी मैं उसको एक बहुत ऑटोमेटेड, मैं दिन के 10,000 वड़ा पाव बेच रहा हूँ, तो मैं एक ऑटोमेटेड वो बना दूँ और मैं वड़ा पाव की फ्रेंचाइज देने लगूँ, तो इट माइट नॉट वर्क. वाई? बिकॉज उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. तो मतलब वो शायद उसको एक ब्रांच से दूसरे एरिया में शायद वो ब्रांच लेके जाए, बट वो उसको सोचे कि मैं अभी उसको एक 200 आउटलेट में कन्वर्ट कर दूँ, पर वो जैसे कन्वर्ट करने जाएगा तो वड़ा पाव का जो कोर है ना, कि वो ऑटोमेटेड, मतलब वो फ्रोजन फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस. है बहुत सारे QSRs के जो 200 500 आउटलेट्स कर रहे हैं, जो लोग फ्रोजन फूड में, रिटॉर्ट फूड पे डिपेंडेंट है, बट उनका DNA वेरी फर्स्ट डे से वो है. हाँ, इनफैक्ट आपने अजय यस, उनका फिक्स है कि हमको कॉलेज स्टूडेंट्स को ही टारगेट करना है, 25-30 रुपीज में ही मेरे को बर्गर सेल करना है. उनका क्लियर है वो चीज़. मतलब सो योर क्लैरिटी ऑफ माइंड इन टर्म्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक्साइटमेंट में बड़ा आउटलेट कर दोगे, या एक्साइटमेंट में ऐसे अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर दोगे कि आपको ऐसा होगा कि ये चीज़ से मैं ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लूँगा, तो एवरी टाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो एक आपने जैसे बोला कि कॉस्ट, ये जो 3 चीज़ों की जो कॉस्ट है, नंबर्स, उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं? सो अनदर व्हाट आई सेड इज योर टारगेट ऑडियंस.
ये दो चीज़ आपने समझ ली. सक्सेस इज समथिंग विच, मतलब यू कैन नेवर फेल. राइट. दैट इज समथिंग, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट फेल नहीं होगी, दैट इज फॉर श्योर. और अब अगर बात करें जैसे आपका ये जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली मल्टी क्यूजीन एज यू सेड, बट यहाँ पे अलग अलग क्यूजीन के आप फूड सर्व करते हो, और एक आपने जो साउथक का बताया कि इट इज़ साउथ इंडियन क्यूजीन. साउथ इंडियन ओनली. सो ये दोनों अगर कोई नया आ रहा है तो उसके लिए एक मल्टी क्यूजीन ज़्यादा सेफ़र बेट रहेगा, या फिर स्पेशलिटी वाला जो एक चीज़ है वो सेफ़र रहेगा? अगेन एट टारगेट ऑडियंस, कि ओके. सीक्रेट किचन का जो टारगेट ऑडियंस है, दैट इज समथिंग कि यहाँ पे यंगस्टर्स से लेके ओल्डीज तक एवरी वन इज द टारगेट ऑडियंस. और स्पेसिफिकली जो अपर हायर क्लास है, हायर क्लास और एक नीश क्लास है, दैट इज द टारगेट ऑडियंस. साउथक की अगर बात करें तो साउथक का जो टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ साउथ इंडियन लवर्स के लिए है. तो वेरी फ्यू ऑफ यंगस्टर्स रादर देन सब जो है वो अबव 35 के लोग हैं, ज़्यादातर कॉरपोरेट्स है. और उसका जो प्राइस रेंज है, सो दैट इज समथिंग कि जिसमें मेरा टारगेट ऑडियंस इज लाइक ऑल मिडिल क्लास से लेके नीश तक, एवरी वन आई कैन केटर. सो और वो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से उसकी लोकेशन डिसाइड की गई है, और उसी के हिसाब से उसका एम्बियंस क्रिएट किया गया है, और उसी के हिसाब से उसके सर्विंग्स है, और उसी के हिसाब से उसका मेन्यू के प्राइसिंग्स है. राइट. तो ये सब इंटरलिंक्ड है. प्रीवियसली जब हमने बात की थी ना कि क्या चीज़ें इफेक्ट करती है, जैसे एम्बियंस था, टेस्ट था, तो उसमें आई थिंक फिफ्थ वन शुड बी लोकेशन. लोकेशन येस, बट मैं लोकेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसीलिए नहीं देती हूँ. एट टाइम्स फूड बिजनेस में देर आर सच एग्जाम्पल्स कि कोई गली, मतलब एक छोटे से गली में भी अगर आपका टेस्ट फेमस हो जाता है तो वर्ड ऑफ माउथ से वो गली में भी लोग खाना खाने ढूंढ के पहुंच जाते हैं. तो एवरी टाइम लोकेशन मैटर नहीं करता है, बट हाँ, जब आप कोई बड़ा सा कैफ़े प्लान कर रहे हो, या देयर इज़ अ सेगमेंट के जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट इज़ अबव 50 to 60 लाख रुपीज़, तो एम्बियंस येस बहुत मैटर करता है. मेक सेंस. सो हाँ, अगेन वो टारगेट ऑडियंस के ऊपर ही जाता है कि आप किन लोगों को टारगेट. एग्जैक्टली. इंटरनेशनली अगर देखें तो भारत में सेफ़र है ना, मतलब एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज. अगर हम यहाँ से और यहाँ से स्टार्ट करके बाहर जाए वो बेटर रहेगा, या फिर कोई डायरेक्टली? See, obviously, if your base is in India, then you should start your business first over here. That is but obvious. कि जितने भी ट्रायल एंड एरर्स करने हैं, जितने भी लर्निंग्स है, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, या व्हेन यू स्टार्ट योर एनी बिजनेस, नॉट ओनली रेस्टोरेंट, बट लर्निंग्स जो आपके खुद के फेलियर्स होते हैं ना, उसी से सीखना बहुत ज़रूरी है. until and unless you don't learn from your failures, you will not able to succeed. तो आप सीधे बाहर चले जाओगे तो वहाँ पे तो फेलियर की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज द अमाउंट व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग ओवर देयर इज लाइक 50 टाइम्स मोर या 80 टाइम्स मोर देन इंडिया. तो फेलियर की गुंजाइश वहाँ पे नहीं है. तो फर्स्ट आई फील कि आपका जो कंफर्ट जोन है, हाँ, अगर आपको है कि नहीं मेरा कंफर्ट जोन ज़्यादा इंडिया के बाहर एंड आई हैव माई बेस ओवर देयर, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट. इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज वहाँ पे भी देखने जाओ तो इंडियन क्यूजीन का बहुत डिमांड है. राइट. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे फेल ही करोगे, बट योर कंफर्ट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. आपका कंफर्ट कहाँ पे है, वहाँ पे यू शुड फर्स्ट लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स. जो भी अप एंड डाउन्स है, जो ख़राब दिन देखने हैं, जो अच्छे दिन देखने हैं, वो सब वो आपके कंफर्ट जोन में देख लो, बिकॉज थिंग्स वुड बी इन योर कंट्रोल. राइट. आपके पास सुधारने के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपके कंट्रोल में होगा सब चीज़ें. अगर रेस्टोरेंट ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड चीज़ कौन सी है, अगर ये सक्सेस और अनसक्सेसफुल वाला जो मेजर डिफरेंस जो चीज़ क्रिएट करती है, जो सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं कि उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते? See, being a entrepreneur, I would always say
कि कोई भी बिजनेस में आप आओ तब एक तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, कोई भी बिजनेस को एक टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा मतलब अभी का जो थॉट प्रोसेस है ना एंटरप्रेन्योर्स का, जो जेनजी एंटरप्रेन्योर्स है, सबको इंस्टेंटली पैसे चाहिए। इट इज़ नेवर You पॉसिबल। know, I have done 15 podcasts till date. And this is the exact same sentence everyone has said. कि today's generation, they want everything instantly. एग्जैक्टली एंड ऑनेस्टली इंस्टेंट का ज़माना ज़रूर है, बट बिजनेस में देखने जाओ तो अभी भी हमारे पापा के जो एथिक्स थे ना, जो एज ओल्ड एथिक्स जो हम आज बात करते हैं कि जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं, ऑनेस्टली दैट इज़ नॉट अ जनरेशन गैप, बट दैट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग which we as a Gen Z entrepreneurs should learn and should adapt, क्योंकि उसी से आपका सक्सेस है ऑनेस्टली। और दूसरा आई फील कि हम लोग जो हमेशा चूक जाते हैं ना, दैट इज़ समथिंग कि हमको कोई भी चीज़ में एक सक्सेस मिला कि हमको बहुत वाह वाह मिली, कि जैसे ये रेस्टोरेंट मैंने चालू किया तो यहाँ पे भीड़ लगी रहती थी। आज की डेट में भी इतने सालों के बाद भी सीक्रेट किचन, टचवुड, इज़ द प्लेस कि जहाँ पे ऐसा कोई भी दिन नहीं कि जब वेटिंग नहीं होता है। बट वो पहले दिन का जो वेटिंग था या पहले महीनों का जो वेटिंग था, वो देख के अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती और मैंने यहाँ से मेरा कनेक्शन छोड़ दिया होता, तो आई फील दैट आई वुड हैव नॉट सक्सीडेड। तो हम जो हमेशा एक अनजाने में जो चीज़ें भूल जाते हैं ना, कि एक बार वो बिजनेस एक्सपांशन की ओर चले जाते हैं तो हम माइक्रो मैनेजमेंट करना भूल जाते हैं, एंड वी ऑलवेज गो टुवर्ड्स मैक्रो मैनेजमेंट। सो आई फील दैट वो माइक्रो मैनेजमेंट इन योर बिजनेस इज़ अ की टू योर सक्सेस। आप चाहे जितने भी ग्रो कर लो, बट छोटे से छोटी चीज़ आपको आपकी कंपनी की मालूम होनी चाहिए, और वो माइक्रो मैनेजमेंट आप करना छोड़ दोगे ना, और उसको इग्नोर करना छोड़ दोगे ना, तो डाउन द लाइन आफ्टर 4 to 5 years ग्रोथ ऐसे होगा, फिर ग्रोथ ऐसे चला जाएगा। बिकॉज एवरी डे योर GDP इज़ चेंजिंग, योर प्राइजेज आर चेंजिंग। तो आज मतलब मैंने जब रेस्टोरेंट चालू की तब मैं 10 रुपये में टमाटर लाती थी, 5 रुपये में टमाटर लाती थी, या 5 रुपये में धनिया मिलता था। आज की डेट में वो नहीं है। अमूल का रेट, ऑयल का रेट डबल हो गया है, मतलब बटर का रेट, ऑयल का रेट, दाल चावल का रेट डबल हो गया है। तो ये अगर मैं सक्सेस के पीछे भागूँ और यहाँ पे मैंने कोई चीज़ देखी ही नहीं, तो एट द एंड मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे वेटिंग लग रहा है, बट मेरे बुक्स मेरे फेवर में नहीं होंगे, बिकॉज प्राइस बढ़े जा रही है, मैन पावर कॉस्ट बढ़े जा रहा है, बट देन वेयर इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी देन। तो वो जो माइक्रो मैनेजमेंट है ना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाँ मेरे प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो आई नीड टू वर्क ऑन माई फूड कॉस्ट। वो फूड कॉस्ट पे काम करने के लिए देर आर लॉट ऑफ वेज। तो वो क्या वेज है वो आपको फाइंड आउट करने ज़रूरी है। इनिशियली आपका जो कंसिस्टेंसी, जो एफर्ट्स है, वो हमेशा रखनी चाहिए। मतलब यस, यू शुड नेवर लीव योर माइक्रो मैनेजमेंट। आपका ध्यान तो होना ही चाहिए। दैट इज समथिंग, यू शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड to your business, no matter what, wherever you are there, but your connection should be there. And for that micromanagement, when you expand your SOPs is something which is very important. आप आपका business जिस दिन SOP driven बना दोगे कि डे टू डे के आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे, तो आप कनेक्टेड रहोगे। तो बस आप SOP driven कर दो, बट हम कभी भी वो चीज़ नहीं सोचते हैं। मतलब एक बिजनेस का सक्सेस हो गया तो हम एक्सपांशन के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, और एक सिस्टम बनाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है, वो हम इग्नोर कर डालते हैं। सो अभी जैसे एक तो ये आपका साउथक वाला जो एक वेंचर है वो चल रहा है, देन TSK है, देन TSK मसाला है, देन देर इज़ वन इनिशिएटिव आई थिंक स्वाभिमान अभियान, देन आपका बुटीक भी है। यस, फैशन लेबल, यस। सो इतनी सारी चीज़ों में आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, उसमें आपका जो मेजर अभी कंसंट्रेशन है वो किस चीज़ पर है? See, if I talk about my concentration, that depends on the priority
कि Yes, कौन से priority. टाइम पे मेरे कौन से वेंचर को प्रायोरिटी देनी है. सो माई कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन दैट. एंड एज आई सेड कि जैसे जैसे हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, इवन आई एज अ एंटरप्रेन्योर वर्किंग ऑन माई SOPs एंड डे टू डे आई एम अपग्रेडिंग माई SOPs एंड आई एम making my foundation very strong in terms of management system. क्योंकि और वो मैनेजमेंट सिस्टम जब मैं अभी अपग्रेड कर रही हूँ या आई एम एवरी डे डूइंग लॉट ऑफ चेंजेस इनटू दैट. सो वो सिस्टम के ऊपर से मेरा डिपेंड होता है कि आज मेरे फैशन लेबल को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है. रूटीन में तो हर एक के वर्क रिपोर्ट्स जो है कि जो कनेक्शन है मेरा ये सब चीज़ों के साथ, वो तो एवरी डे इट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल नाउ. कि मैं वंस आई एंटर टू ऑफिस तो आई टेक आई थिंक आपका क्रिएटिव साइड ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है. येस, ऑपरेशंस वाइज क्रिएटिव साइड मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है. बट नाउ आई हैव अ ह्यूज टीम. तो हर एक टीम का एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जो लोग वो चीज़ देखते हैं मुझे रिपोर्ट करते हैं. आई गिव माई सजेशंस टू दैट. आई पुट माई थॉट प्रोसेसेस अक्रॉस. और वो एक थॉट प्रोसेस के साथ वो लोग आगे डिसीशंस देते हैं. एंड एवरी डे वी टेक रिपोर्ट्स ऑन दैट. बट ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ मेरा अभी इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसमें मतलब अभी मेरा इसमें ज़्यादा ध्यान है, इसमें कम ध्यान है. ध्यान सब में एक ही है. बट हाँ, मुझे आज का दिन उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है कि मेरे लिए एक वीक के बाद कौन सी चीज़ की प्रायोरिटी है. So my focus is more on that because now everything is on auto mode ideally. तो सिर्फ रिपोर्ट्स लेना is something which is there and then I prioritize my work accordingly. सो स्वाभिमान अभियान क्या है? स्वाभिमान अभियान मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मेरा एक इनिशिएटिव है to create a female entrepreneurs to make women फाइनेंस इंडिपेंडेंस देने के लिए एक इनिशिएटिव है. बिकॉज इतने सालों की जर्नी में इतने सारे एम्प्लॉयज़ कंपनी में रखने के बाद आई हैव केम अक्रॉस सो मैनी इंसिडेंट्स कि जहाँ पे फीमेल्स अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्ट्रगल कर रही है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रही है. ऐसा भी देखा है कि जो फीमेल को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए पर उसकी घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं है बिकॉज शी इज़ अ हाउस वाइफ, तो भी वो इंटरनली इमोशनली अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को रोज़ ठेस पहुंचा रही है और वो किसी से बात नहीं कर पा रही है. एंड शी इज़ स्टार्विंग एवरी डे विथ हर इमोशंस टू हैव दैट इम्पॉर्टेंस इन हर फैमिली. और ये चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि मी बीइंग सच अ सक्सेसफुल पर्सन रनिंग सो मैनी बिजनेसेस, तो उसके बाद जो आपको घर में एक रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो मैं और किसी के साथ कंपेयर करूँ ना तो वो नहीं मिलती है. तो आई हैव ऑलवेज सीन दैट दिस इज़ नॉट एन फैमिली ओरिएंटेड थिंग बट दिस इज़ अ सोसाइटी ओरिएंटेड जनरल थिंग. हाँ, इट्स अ जनरल जेनरिक थिंग कि हम सबका एक थॉट प्रोसेस ही ऐसा है. तो ये सब चीज़ों की वजह से आई थॉट दैट स्वाभिमान अभियान शुड बी स्टार्टेड इन विच every such female who wants in financial independence, who wants to step out of the house to do something for her own self, for her own self respect, पर उसको नहीं मालूम है कि मैं क्या करूँ उसके लिए. तो स्वाभिमान अभियान इज़ द थिंग कि आप उसमें जुड़ो, आप खुद का कुछ बिजनेस करो और वी ग्रूम यू, वी help you out in gaining that confidence of how to do a business या how to earn money out of it. तो देखने जाओ तो आप घर पे बैठे बैठे कुछ कर सकते हो और in return you get your happiness in terms of financial independence, in terms of gaining a self respect, या in terms of stepping out of the house from that mahal and doing something for your own good self which is making you happy. मतलब खुद के लिए कुछ करना. So yeah, it is an initiative for such females. And it's also a whole new territory for you as well. Yes. So we are working hard for it
and very soon, yes, I would Hopefully love you to, will. yes, achieve that goal. अभी जैसे क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट चल रहा है और आई थिंक वो कुछ लेवल तक अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है कुछ लोगों के लिए. देन एक जो कॉन्सेप्ट है वो फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स का है. उसके अलावा हेल्थी फूड्स में भी अभी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोग भी काफ़ी अवेयर हो रहे हैं हेल्थी फूड्स के लिए. तो वैसी और कितनी चीज़ें और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपके हिसाब से फ्यूचर प्रूफ रहेगी? अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूँ देन देर आर वेरी डिफरेंट सेगमेंट्स. क्लाउड किचन इज ऑल टुगेदर वन सेगमेंट. QSRs आर लाइक क्विक सर्व रेस्टोरेंट्स आर ऑल टुगेदर अ वन सेगमेंट. फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स like us are all together one segment. Then एक street vendors वाला एक पूरा segment which is an completely unorganized part of the industry. एक catering segment है. आई फील दैट अभी जो एक नया बबल आया है ना क्लाउड किचन का एंड क्विक सर्व लाइक QSRs का, दैट इज़ इवॉल्विंग वेरी फास्ट. इसमें देखने जाओ तो ये इजी भी इसीलिए है बिकॉज एवरी जेंजी पर्सन वांट्स टू कम इनटू द फूड बिजनेस. पहले जब एक QSR आई मीन एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट आपको ओपन करनी होती थी तो जो कॉस्ट लगता था, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, वो आज की डेट में 3 गुना हो गया है. सो आप समझ रहे हो कि भाई मेरी कैपेसिटी है 10 रुपये इन्वेस्ट करना, तो वो 10 रुपये में मैं जब 7 साल पहले या 8 साल पहले मैं बिज़नेस ओपन कर सकती थी, एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट ओपन कर सकती थी, वो कॉस्ट आज 30 रुपीज़ हो गया है. ठीक है. और उसी चीज़ में 10 रुपये में अगर मैं QSR की बात करूँ या क्लाउड किचन की बात करूँ तो वो 4 रुपये में 5 रुपये में ओपन हो जाता है. तो वो जो वर्किंग कैपिटल लोगों को चाहिए दैट बिकम्स ईजी. सो दैट इज़ द रीज़न दीज डेज. और ROIs भी, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो आपका ROI भी फास्ट आता है. इसीलिए क्लाउड किचन्स और QSRs आर इवॉल्विंग मोर फास्टर देन फाइन डाइन्स. फाइन डाइन्स का जो नंबर है वो एक आउटलेट आता है वो, पर वो बहुत बड़ा आता है, बहुत जाइजेंटिक आता है. बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अगर अभी मैं 10 रुपये की जगह मुझे 30 रुपीज़ ही डालना है तो 30 रुपीज़ डालने वाला जो कैपेसिटी वाला इन्वेस्टर है उसके लिए 50 रुपीज़ डालना भी कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है. तो वो सोचेगा कि अभी मैं 50 रुपीज़ डाल के एक ही बड़ा जाइजेंटिक आउटलेट ओपन करूँ और उसमें से मैं मेरा सारा 100% दे के मैं फास्ट ROI निकालूँ एंड आई मेक अ ब्रांड. फिर मैं नहीं सोचूंगा कि मुझे 50 रुपीज़ वाले 50 आउटलेट करने हैं. आई एम हैप्पी इन 2 to 3 outlets which are gigantic and I am getting ample amount of business out of it. वो बिजनेस ऐसा होगा कि उसके सामने आपके पास 50 क्लाउड किचन या 100 क्लाउड किचन जो बिजनेस लाके देगा ना, वो आपको वो एक अकेला आउटलेट लाके देगा. इट इज़ दैट डिफरेंस. तो अभी क्लाउड किचन्स एंड QSRs आर इवॉल्विंग मोर फास्टर और कहा जाता है कि उसी का ज़माना है. बट स्टिल आई फील कि अभी का जो कोविड के बाद का जो फूड इंडस्ट्री का एक पूरा प्रॉस्पेक्ट देखने जाए ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट राइट नाउ दैट आफ्टर 5 years वेयर दिस इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी. बिकॉज अभी वी ऑल see that this is a big bubble, right, which is there in the food industry because every second person wants to come into this business. इतने सारे लोग आ रहे हैं, सामने डिमांड है, बट स्टिल फेलियर्स भी इसमें बहुत है अभी बिकॉज लोग ये बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली. तो वो जो बबल है ना, वो बबल जब तक टूटेगा नहीं ना तब तक इसका एक एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलेगा. बिकॉज क्लाउड किचन्स है तो क्लाउड किचन्स सर्वाइव क्यों करते हैं ऑन देयर डिलीवरीज. अभी डिलीवरीज के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोग दिन भर दिन उनके कमीशंस बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि उनके भी ड्राइवर्स के कॉस्ट है, राइडर्स के कॉस्ट है, उनका भी टेक कॉस्ट है और उनको भी पैसे कमाने हैं. तो उनके जो कमीशंस बढ़ाए जा रहे हैं तो उसमें क्लाउड किचन की भी प्रॉफिटेबिलिटी देखने जाओ तो 2 साल पहले जो थी और आज जो देखे जाए तो इट इज़ लेस. पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट है वो डबल हो गया है. तो क्लाउड किचन की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई है. और इवन उसमें
स्टैंड करना भी बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली डिस्काउंट्स पर चलना पड़ता है. एग्जैक्टली एंड डिस्काउंट्स इज ऑल्सो समथिंग कि अभी का जो पूरा बबल है ना वो पूरा डिस्काउंट ओरिएंटेड, पूरा डिस्काउंट सिस्टम पर ही हाँ चलता मतलब है. उसी के ऊपर पूरा एक ये गिमिक चल रहा है. तो दिस इज द टाइम आफ्टर कोविड, द वे मतलब सबको ऐसा था कि फूड इंडस्ट्री ठप हो गई है, वो ऐसे खड़ी हुई है ना कि मतलब उसने सीधा जंप किया, मतलब इट हैज नॉट राइज्ड, इट हैज जंप्ड. तो वे इट हैज जम्प्ड, इट इज अ बिग बबल राइट नाउ. तो इट इज़ वेरी मतलब देखने के लिए आज ऐसे भी एग्जांपल्स है कि कोई QSR है जिसके 500 आउटलेट्स है, कि जिसके 200 आउटलेट्स है, किसी के 100 आउटलेट्स है. दिखाने के लिए 100 आउटलेट्स है, बट 100 आउटलेट में से सिर्फ 20 आउटलेट्स ही प्रॉफिटेबल है, 80 आउटलेट्स प्रॉफिटेबल नहीं है. ऐसे भी एग्जाम्पल्स है बिकॉज अभी things are very uncertain. Every day food costs are increasing. FSSAI के नए नए norms आ रहे हैं, जो running cost है वो increase हो रहा है, बट आप कस्टमर का प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो. अभी आज मैं 200 रुपये में कोई डिश बेच रही हूँ तो मैं अचानक से 300 रुपये कर दूंगी तो ऑडियंस तो नहीं समझेगा, राइट. तो वो तो सीधा दूसरी जगह पे स्विच हो जाएगा. बट अभी मुझे मालूम है कि 200 रुपये में पहले मेरे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी थी और आज जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें फ़र्क है, तो मुझे सस्टेन करने के लिए मुझे 200 के 300 करने ही पड़ेंगे. इवन ये आउटलेट का गेम है ना, एक्चुअली आई डोंट नो, आपने का नाम सुना है क्या? यस, आई हैव हर्ड इट. एक टाइम पे मतलब अभी 3-4 साल पहले की बात है, एक टाइम पे देवर ओपनिंग लाइक हर दूसरी गली में. IPO आया एंड नाउ, हाँ, बट वो अचानक से, और इवन उनका प्रोडक्ट भी अच्छा था, ऐसा नहीं था, इट वाज एक्सेप्टेबल क्वालिटी. सी दैट इज़ व्हाट आई सेड ना कि बिजनेस मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर आप जब माइक्रो मैनेजमेंट छोड़ देते हो और मिस मैनेजमेंट पे आ जाते हो और आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एंड यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग योर आउटलेट्स. मल्टीप्लाई करना, इन्वेस्टर मिलना इज़ वेरी ईजी, बट जितने फास्ट आउटलेट्स ओपन होते हैं ना उतने ही फास्ट फिर आउटलेट्स जब बंद होते हैं और तब जो ब्रांड पे इम्पैक्ट आता है ना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ बिग इम्पैक्ट के जो फाइनेंशियल लॉस से भी बड़ा है. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है एक सक्सेस फूड बिजनेस बनाने के लिए. सो आप कोई भी सक्सेसफुल फूड चेन देख लो तो उसका हमेशा इनिशियल के 2 या 3 साल या 4 साल ऐसे होंगे ना कि जो बहुत स्लो होंगे, कि उसके 1 आउटलेट 2 आउटलेट ही होंगे, फिर वो जुप करके मार्केट में आता है, क्योंकि वो 3 या 4 साल जो उसके 1 या 2 आउटलेट होते हैं ना तब वो सिस्टम बना रहा होता है, और फिर जब वो मार्केट में आता है ना तो नोबडी कैन स्टॉप. लाइक यू सेड कि आपने जब दूसरा स्टार्ट किया तो यू वर थिंकिंग कि अब ये मसाला कैसे फिगर आउट करना है, पेस्ट कैसे फिगर आउट करना है. एग्जैक्टली. तो वो एक पूरा अलग ही तरीके से उसको सोचना पड़ता होगा. यस. सो रही बात क्लाउड किचन्स का ज़माना है या QSR का ज़माना आएगा या फाइन डाइन्स वुड सर्वाइव, this is the very difficult time to pass on any statement in this entire food bubble which is going around. सो फाइनली जो मेरा आखिरी क्वेश्चन होता है ना वो ये होता है एवरी पॉडकास्ट के एंड में कि जो न्यू कमर्स है जो इसमें आना चाहते हैं उनको अगर आप फाइनली आपकी तरफ से कुछ एडवाइसेस, कुछ टिप्स देना चाहो तो वो क्या चीज़ें रहेगी? See, to all the new Gen Z people who are willing to come down to food business, I would never deny that this is not a good business. This is the most amazing business, and the reason is कि आज की डेट में ये एक ही ऐसा बिजनेस है कि जो लिक्विडिटी वाला बिजनेस है. रोज़ रात को आप एक लिक्विड अमाउंट लेके घर जाते हो, ठीक है, एंड मतलब आपको मटेरियल मिलता है क्रेडिट पे, बेचते हो 100% लिक्विड पे कैश लेके. तो ये जो पूरा एक सिस्टम है ना फूड बिजनेस का, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अमेजिंग. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दिस बिजनेस इज़ नॉट गुड, इट इज़ जेन्युइनली वेरी गुड, बट आई वुड ऑलवेज एडवाइज दैट इफ़ यू वांट टू कम डाउन टू दिस बिजनेस तो पहले आप एक क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आओ, व्हाट प्रोडक्ट, व्हाट टारगेट ऑडियंस, और सस्टेन करने के लिए वो प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी आप कैसे अचीव करोगे. राइट.
और आपके जितना भी कॉस्ट आप इसके अंदर डाल रहे हो, एवरी सिंगल थिंग शुड बी काउंटेबल. मतलब यू शुड नो कि भाई मैं किस कॉस्ट कहाँ डाल रहा हूँ. ये सब चीज़ों पे अगर आपने कंट्रोल ला दिया तो नो बडी कैन स्टॉप यू इन दिस बिजनेस. बट आप एक सिर्फ बोलते हैं ना कि एक ड्रीम के जैसे, एक वो फेरी टेल के जैसे आप ये बिजनेस में आओगे और सोचोगे कि हाँ कल से ही मुझे लिक्विडिटी मेरे पास आने लगेगी और मैं रोज़ रात को मेरा इतना 10,000 का काउंटर हुआ, 1 लाख का काउंटर हुआ और मैं घर पैसे लेके चला जाऊँगा. सो इट इज़ नॉट दैट. क्योंकि महीने के एंड में जब सैलरी देने की होगी, रेंटल्स देने की होंगी, तो पहले तो दिखेंगे कि हाँ इतना मैं घर पे लेके आया. बट देन एट द एंड when you are paying you will feel that यार मेरे हाथ में तो कुछ बचा ही नहीं. So first every single cost should be on your paper. Write it down, understand your product with that clarity of mind that this is my target audience, इतना मेरा cost है, मुझे इतने में बेचना है और मुझे उसके लिए ऐसा ambience देना है. इतनी चीज़ों के बारे में आपने रिसर्च किया, वो एक क्लैरिटी के साथ आओगे तो भले आज नहीं बट 2 साल के बाद आओ. बट फिर जब 2 साल के बाद आओगे ना, तब आपके थॉट प्रोसेस को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा. एग्जैक्टली आपने खुद ने भी 4 साल लिए यस रिसर्च में. यस बिकॉज आज की डेट में मैंने सोच लिया कि मुझे वड़ा पाव का बिजनेस करना है. मैंने 20 जगह के वड़ा पाव ट्राई किए और मैंने बिजनेस चालू कर दिया. बट फिर आपके सामने कोई एक्सपर्ट बैठेगा और वो आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर नहीं दे पाओगे. दैट मीन्स दैट यू आर नॉट क्लियर विथ वॉट यू वॉन्टेड टू डू एंड वॉट यू हैव केम अप विथ. राइट. फिर आप चेंजेस करने जाओगे तो जो प्रोडक्ट बनाई है ना उसको भी बिगाड़ दोगे. एंड एट द एंड वो ऐसा फजे तो बनेगा कि वजह तो हो जाएगा. आपको नहीं समझ में आएगा कि आई हैव डन राइट और रॉन्ग. सो इट्स बेटर फर्स्ट योर क्लैरिटी ऑफ माइंड इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विथ ऑल दीज फिगर्स ऑन योर पेपर will help you to do that micromanagement, and then only you can succeed. And always follow your passion, don't follow the trend. ठीक है, ट्रेंड आपके बिजनेस में फॉलो करना होता है. बिजनेस चूज करने के लिए ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए कि अभी फूड बिजनेस हैज़ बिकम ट्रेंडिंग इसीलिए मैं फूड बिजनेस में आऊँ. डोंट डू दैट. दिस इज़ अ बिजनेस फॉर पैशनेट पीपल. आपको सस्टेन करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, पेशेंस होने चाहिए. आपको आपके घर की जितनी भी अकड़ है, जितना भी एटीट्यूड है, जो भी बैकग्राउंड से आप फॉलो मतलब बिलोंग करते हो, ये जगह पे ये बिजनेस में जब आके खड़े रहोगे, योर अप्रोच शुड बी प्लीजिंग ऑलवेज. वेरी वेल सेड. अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव. बिकॉज यहाँ पे कस्टमर ही भगवान है. आप चाहे जो भी कोई मिनिस्टर के घर से हो या कोई भी फैमिली से हो, बट हियर यू हैव टू बी विथ योर प्लीजिंग एटीट्यूड. सो डोंट फॉलो ट्रेंडिंग बिजनेस है इसीलिए मुझे आना है. डोंट डू दैट. इफ यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट इट तो ही आना है ये बिजनेस में. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बहुत मज़ा आया. थैंक यू. आई होप यू एंजॉयड. Yes, I just loved it. Amazing. थैंक यू सो मच. No, you're most welcome.